बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 5th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। वो जब से होश में आई थी सिर्फ यही सोच रही थी कि आखिर वो बच्ची कैसे और क्यों। इसके सुसाइड अटैम्प्ट करने को फूड पॉइजन का नाम देने पर वो काफ़ी शॉक्ड हुई थी। अब तक तो वीडियो भी वायरल हो चुकी होगी मगर सबका रवैया अपने साथ इतना अच्छा देखकर वो भी हैरान थी। तो क्या इन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी? लेकिन अगर बाद में देख ली तो ये सोच इसका दिमाग सुन कर रही थी। रेहाना बेगम, बीजान और आलिया बेगम इसे मुसलसल हदायत दे रही थी, जबकि हानी और आगा जान इसका मूड ठीक करने के लिए कोई ना कोई बात कर रहे थे। हादी कोने में खड़ा किसी गहरी सोच में था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि नूर ने आखिर सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। ऐसी क्या बात थी जिसने इसे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? तभी अल्तमश और मिशाल नूर के रूम में एंटर हुए। मिशाल के सलाम करने पर सिवाय हादी और नूर के किसी ने भी जवाब न दिया। पहले अल्तमश की बेरुखी, अब इस सबका ये रवैया इसे अंदर से मार रहा था। खामोशी से आंसू पीते हुए वो नूर के पास आकर बैठ गई तो अल्तमश और हादी के अलावा एक एक करके सब रूम से निकल गए। थोड़ी देर बाद अल्तमश भी नूर से तबीयत का पूछकर चंद बातें करके बाहर निकल गया। नूर मिशाल से बहुत कुछ पूछना चाहती थी मगर इसके गाल पर उंगलियों के निशान ने नूर की जुबानी बंद करवा दी। वो अजियत से मिशाल को देखने लगी, फिर इसको गले लगाकर रो पड़ी। जानती थी कि इसकी बहन को किस तरह गुमराह किया गया था। नूर ने नफरत से वजदान के बारे में सोचा। मिशाल को तो जैसे कोई अपना सहारा मिल गया था, इसका भी जबर टूटा था। हादी खामोशी से इन दोनों को रोते देख रहा था। वो नूर की वीडियो अपलोड करना चाहता था मगर हर दफ़ा की तरह फिर मिशाल की सोचने से करने से रोक दिया। अगर वो वीडियो अपलोड करता तो नूर के साथ साथ हैदर विला के हर फर्द की बदनामी होती, तो ज़रूर मिशाल को भी तकलीफ होती और वजदान अली हर किसी को अजियत दे सकता था, पर मिशाल एजाज को नहीं। वजदान अली अड्डा चंगा के तो हो गया। मिशाल की सोच पर इसने वो वीडियो ही डिलीट कर दी, फिर मोबाइल पटक कर अपना सर थाम लिया। इसकी आंखों में बार बार अल्तमश की तंतियां मुस्कुराहट और मिशाल को ज़बरदस्ती कार में बिठाने का मंजर घूम रहा था। मुंह पर हाथ फेरते हुए इसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, फिर सुबह हैदर विला जाने का इरादा करके सोने चला गया। और अभी वह हैदर विला के बाहर खड़ा था। इस महलनुमा घर को एक नज़र देखकर वो अंदर दाखिल हुआ। सामने से वो दिखा जिसकी वजदान अभी शक्ल भी नहीं देखा गवारा करता था। अरे वस्तान बेटा, आओ अंदर। आगा जान के कहने पर अल्तमश को घूरता हुआ लाउंज पर रखे सोफे पर आकर बैठा। इसकी हालत समझते हुए अल्तमश ने चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजा ली। वो संजीदगी से आगा जान से बातें करने लगा, पर बीच में अल्तमश किसी न किसी बात पर इसे टोक देता, जिस पर उस जबत से अपने लब खींच लेता। काफ़ी देर तक नूर से बात करने के बाद वो उठी और रेहाना बेगम से मिलने के लिए रूम से निकल गई। इसके जाने के बाद नूर जो अब थोड़ी देर सोना चाहती थी, हादी को मुसलसल एक जगह खड़ा देखकर चौंकी। फिर आहिस्ता आवाज़ में कहने लगी, मुझे सोना है। इसकी आवाज़ पर हादी अपनी सोच से निकलता हुआ नूर की तरफ मतवज्जा हुआ। मैं कुछ सोच रहा हूँ। इसके बीमार से चेहरे को देखकर हादी ने संजीदगी से कहा। क्या? इसने सवालिया नज़रों से हादी को देखा। यही कि अगर तुम स्लीपिंग पिल्स की शीशी में बची तो पिल्स भी घूंट लेती, तब शायद बचने का कोई चांस नहीं होता, है ना? पर अफसोस बच गई आखिर, इसने रसानियत से कहा। पर इसकी बात पर नूर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। वह घबराते हुए गेट की तरफ देखने लगी, फिर हादी उठकर हादी के पास आई। ये क्या फजूल बात कह रहे हो तुम? देखो, निकलो मेरे रूम से अभी, जाओ, मुझे आराम करना है। वो बौखलाकर कहते हुए हादी को रूम से निकालने लगी तो हादी ने इसे कंधों से थाम लिया। बात मत बदलो नूर, बताओ क्यों खाई थी तुमने स्लीपिंग पिल्स? हादी ने थोड़ा सख्ती से पूछा तो नूर ने धुंधलाई नजरों से इसे देखा। बेसाख्ता हादी को इस छोटी सी लड़की पर तरस आया जो पता नहीं कितना दर्द सबसे छुपाए अपने अंदर रखे हुए थे। बोले ना नूर, किस बात ने तुम्हें कदम उठाने पर मजबूर किया? इसने हाथों का प्याला बनाकर नूर का चेहरा थामा और नरमी से फिर पूछने लगा। तो नूर अजियत से आंखें मूंदे रोने लगी। तुम मुझे दोस्त समझ कर बता दो, आई प्रॉमिस, मुझसे जो हो सका मैं वो करूँगा तुम्हारे लिए। अपनी कुशादा पेशानी इसकी पेशानी से टकराए वो हल्की आवाज़ में इससे पूछ रहा था। वो चाहता था कि नूर इससे अपनी तकलीफ अपना दर्द शेयर करे, पता नहीं क्यों वो इसे अजियत में नहीं देख पा रहा था। पहले तो सारे उसको इग्नोर कर रहे थे। नूर ने आहिस्ती से अपनी बंद आंखें खोली, मगर अपने बिल्कुल नज़दीक से वस्तान का चेहरा नजर आया जो खबासत से हंसते हुए इसे देख रहा था। इसने चीखते हुए हादी को धक्का देकर खुद से दूर किया। हादी ने नूर से इस रिएक्शन की तवक्का नहीं की थी, तभी हैरत से इसे देखने लगा। नूर, क्या हो? दूर रहो मुझसे। इतना सब कुछ करने के बाद भी चैन नहीं मिला जो अब फिर आ गए। वो नूर के पास आ रहा था, लेकिन नूर ने इसकी बात काटते हुए गुस्से से बोलकर 2 कदम पीछे लिए। नूर, चिल्ला क्यों रही हो? क्या किया मैंने? इसे नूर का अचानक बदला हुआ लहजा अजीब लगा, तभी वो हैरत से पूछने लगा, जाओ यहाँ से, जाओ, वरना मैं चीख कर सबको सब कुछ बता दूंगी, जाओ। वो इस तरह चीख कर अपने बाल नोचते हुए हादी को कोई पागल ही लगी। ओके ओके, रिलैक्स नूर, देखो मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ खुद को मारो नहीं, मैं जा रहा हूँ। वो दोनों हाथ सुलझे अंदाज में उठाते हुए नरमी से कहने लगा, फिर नूर के और कुछ कहने से पहले आहिस्ती से निकल गया। फिर सीधा अपने रूम में आया। नूर का ही लहजा और रवैया से उलझा रहा था। इसके जाने के बाद नूर रोते हुए गिरने के अंदाज में बेड पर अपना सर पकड़ कर बैठ गई। मिशाल के नीचे आने पर वजदान खड़ा हो गया, जब से चेहरे पर छाई संजीद की हल्की मुस्कुराहट में ढली। इसका मिशाल को देखकर मुस्कुराना अल्तमश को तप आ गया। आगा जान मिशाल को नीचे आता देखा, खामोशी से उठकर अपने कमरे में चले गए। मिशाल! वजदान की पुकार पर विशाल ने नज़र उठाकर सामने देखा। इसे देखकर विशाल की आंखें नम हो गई। इस इंसान की वजह से वो सबकी नज़रों में गिर गई थी। इसे शदीद गुस्सा आया वजदान पर। दूसरी तरफ अल्तमश इसकी नम आंखों का कुछ और मतलब समझते हुए अपनी मुट्ठियां भींच गया और इसके पास पहुंचकर मिशाल का हाथ पकड़ते हुए वहां से ले गया। वजदान ने खार भरी नज़रों से अल्तमश को देखा। मिशाल पर इस तरह अल्तमश का रोब जमाना इसका खून खौला रहा था, मगर चाहते हुए वो कुछ नहीं कह सकता था।
बात सुनो, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ और वापसी पर तुम्हें यहाँ से पिक कर लूँगा, तो इन चंद कुछ घंटों में तक तुम नूर के रूम में रहो। अगर वो वजदान तुम्हारे आसपास भी दिखा ना मुझे, तो यकीन करो बहुत बुरा हश्र करूँगा तुम्हारा। कोने में लाकर अल्तमश ने इसके हाथ पर गिरफ्त सख्त करते हुए गुर्रा कर काफ़ी झटके से उसे छोड़ा। वो गिरते गिरते बची। इसकी बात पर मिशाल बेयकीनी से देखने लगी। आप हम पर शक कर रहे हैं? वो सिसकी थी अल्तमश की बेयकीनी पर, लेकिन इसके रोने को नज़रअंदाज करता हुआ इसे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। वजदानी से बाहर जाता देख मिशाल के पास आया, मगर अल्तमश की धमकी के पेश नज़र वो जल्दी से रुख फेर कर दूसरी तरफ चली गई। वजदान अनजाना था जो उसके घबराने का नोटिस न लेता। समझ के ज़रूर अल्तमश ने कुछ कहा होगा। वो खुद पर जब्त करते हुए बीजान के कमरे में चला गया। मिशाल खुद में हिम्मत मजमा करके जमान साहब के कमरे में गई। इन्हें इस हालत में देखकर इसे फिर शर्मिंदगी ने आ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आर्या बेगम की चिंगाट पर वो पलटी थी। तायम्मी वो रोते हुए देखने लगी। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? या मर चुकी तुम्हारी शर्म गई? इतना सब कुछ करने के बाद भी कैसे धड़ल्ले से यहाँ खड़ी हो? निकलो मेरे कमरे से। वो गुस्से में कहते हुए इसे रूम से निकालने लगी। तायम्मी हम सच में बहुत शर्मिंदा है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दे। वो रोते हुए आलिया बेगम से मिन्नत करने लगी, मगर इन्होंने अनसुना करते हुए इसे ज़बरदस्ती रूम से निकाल दिया। मिशाल ने भीगी आंखों से आलिया बेगम को दरवाज़ा बंद करते देखा, फिर नज़र मोड़कर देखा तो सामने रेहाना बेगम तहकीर से इसे देख रही थी। अम्मी, वो सिसकी पर रेहाना बेगम खामोशी से किचन में चली गई। वो इनके पीछे जाने लगी। अम्मी प्लीज़ आप तो ऐसा ना करें, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा आप लोगों का ये रवैया, प्लीज़ माफ़ कर दें हमें। वो इनका हाथ थामते हुए रोकर कहने लगी, मगर रेहाना बेगम ने इसे हाथ छुड़वाकर एक थप्पड़ इसके गाल पर मारा। हाँ हम सारी चंडा मारी जा रहे थे। हाथ मत लगाओ मुझे, और ख़बरदार जो आइंदा मुझे अम्मी का हाथ दो। वैसे किस बर्दाश्त की बात कर रही हो तुम? बर्दाश्त तो इस लड़के ने किया, तुम्हारा इतना सब कुछ करने के बावजूद तुमसे निकाह किया। वरना तुमने जो हरकत की थी ना, इसके बाद वजदान तो क्या कोई तुमसे शादी ना करता। किसी पर बिला जवाब तोहमत लगाकर तुम चाहती हो कि तुम हम सब ये तुम्हारी गलत फहमी समझ कर माफ़ कर दे, तो ये तुम्हारी खुश फहमी है। वो कल्पी थी इसके गाल पर उंगलियों के निशान देखकर, मगर इसकी हरकत याद आने पर इसे ठीक ठाक सुनाकर चलेगी। जबकि मिशाल चेहरे पर हाथ रखे चुपचाप इन्हें जाता देखने लगी। अल्फाज जैसे ख़त्म हो गए थे इसके पास। ऑफिस में काम करते हुए इसका जहन मुसलसल मिशाल की तरफ लगा था। वजदान को देखकर इसकी आंखें नम होना अल्तमश का मीटर हाई कर गया। पेशानी मसलते हुए खुद पर काबू पाने लगा, तभी ऑफिस का गेट खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। आने वाले को देखकर अल्तमश ने कोफत से आंखें घुमाई। तामी, एक कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हो? क्या इतनी बड़ी गलती होगी मुझसे? कितना इग्नोर कर रहे हो मुझे तुम? नेहा ने इसके सामने रखी चेयर पर बैठते हुए हल्की आवाज़ में कहा। सॉरी नेहा, मैं बिजी था, दरअसल इसलिए तुम्हारी कॉल रिसीव करना भूल गया। एंड सॉरी अगेन, मैं तुम्हें अपने निकाह में इन्वाइट करना भी भूल गया। इसके अफसोस से कहने पर नेहा ने बेयकीनी से अल्तमश को देखा। कुछ देर बाद वो बोलने के लायक हुई तो कहने लगी, ये क्या मजाक है तामी? तुम ये क्या, तुम्हारा निकाह किसके साथ? वो धड़कते दिल से अल्तमश से पूछ रही थी। अल्फाज साथ देने से इनकारी थे, कोशिश के बावजूद वो हकलाते हुए पूछ रही थी। अरे वस्तान ने तुम्हें नहीं बताया? मिशाल से हुआ मेरा निकाह, और वो भी परसों रात को। वो फ्रैंकली से बताने लगा, जबकि नेहा जैसे जल्जलों की जद में थी। इसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर रहा था। यू तामी, आई हेट यू। दिखा दी ना तुमने अपनी असलियत, आखिर कर ही ली ना तुमने इस मिशाल से शादी। मैं कितना प्यार करती थी तुमसे, और तुमने एक मरतबा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी तामी, आई रियली हेट यू। वो आपस से बाहर ही होगी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर डाले। चीखते हुए इसने पेपर वेट उठाकर नीचे फेंका, फिर किलसते हुए अल्तमश को देखने लगी, जो रॉकिंग चेयर पर दाएं बाएं घूमते हुए तमस्कर उड़ाती नज़रों से इसे देख रहा था। वैसे अल्तमश ने मिशाल दे नाल ब्याह करके ना, निकाह करके वजदान और इसको नेहा को तो फैर ही मारा सीधा। हो गया, अब इज्जत से जाना पसंद करो कि यहाँ से ये धक्के देकर निकलवाऊँ? इसका हकारत में इस लहजा नेहा को तस्लील किया था। गहराइयों में उतार के वो सुरख आंखों से इसे देखते हुए वहाँ से चली गई। अल्तमश के ऑफिस से निकलकर इसने टैक्सी रोकी और खामोशी से इस पर बैठ गई। अपने गुजारे हुए माहो साल इसके जहन में घूमने लगे। क्या थी वो लड़की? रेशम बाई के कोठे की एक वहशिया, जिसने अपनी ज़िंदगी की आज़ादी का मुतालबा करके रेशम बाई से एक डील की थी। पिछले 3 साल से वो काम कर रही थी। हर अमीरजादे को बेवकूफ़ बनाकर इससे पैसे लूटकर भाग जाना, और जितना प्रॉफिट होता है इसका हाफ वो रेशम बाई को भिजवाती। वजदान से इसकी मुलाकात एक अमीर लड़के को लूटते हुए भी। वो इस लड़के का दोस्त था, इन दिनों हॉस्टल में रहता तो नौकरी की तलाश में था। नेहा के ऑफर पर इसने इसके साथ काम करना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता ही लोग इस काम में कामयाबी हासिल करते गए। नेहा के बरखिलाफ वजदान हर लड़की को बहला फुसलाकर कोठे में लाता और रेशम बाई से भारी रकम लेकर इन्हें वहाँ भेज देता। तभी एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर नेहा की नज़र अल्तमश पर पड़ी। इसकी कार देखकर वो इसे कोई रईस ज़्यादा लगा। वजदान से इसकी डिटेलिंग करवाने पर इसका शक यकीन में बदल गया। इसने अल्तमश को ट्रैप करना शुरू किया और यूनिवर्सिटी में इससे टकराने का बहाना किया। अल्तमश के साथ रहकर इसे ये तो यकीन हो गया कि वो इंसान अपनी एक कज़न को लेकर हद दर्जा पॉसेसिव है। पर नेहा ने इसका भी इंतजाम किया था। वजदान को मिशाल के पीछे लगा दिया। वो तो अल्तमश को भी दूसरे लड़कों की तरह लूटना चाहती थी, मगर इसकी पर्सनैलिटी से मारूब होकर वो इसकी मोहब्बत में कब गिरफ्तार हुई है वो खुद भी नहीं जानती थी। मगर अब सोचते सोचते इसकी आंखें भीग गई। इसने बेदर्दी से अपने गाल रगड़े। नेहा को निकालने के बाद इसने जल्दी जल्दी ऑफिस का सामान समेटा। जब वो निकला तो वजदान घर पर था। ये सोच इसका सर दर्द करने लगी। इससे और बर्दाश्त न हुआ तो मैनेजर को बाकी का काम समझाकर वो कोट उठाता ऑफिस से निकल गया। गाड़ी में बैठकर इसने कार रोड पर निकाली। अब इसका रुख हैदरविला की तरफ था। दोपहर से वो नूर के रूम में थी। हादी और नूर के अलावा किसी ने इससे बात करने की जरूरत महसूस नहीं की। हानिया का भी बाकी सबकी तरह रुखा रवैया था इसके साथ। कुछ ही घंटों में से अपने आप फालतू महसूस होने लगा। नूर के सोने के बाद वो आमना बेगम के रूम में गई। बस्तान अभी तक वहीं बैठा था। मिशाला इसकी से आमना बेगम के पास आकर बैठ गई। आमना बेगम, इस लड़की से कहे
कि निकल जाए, यहाँ से चली जाए। आगाजान की आवाज़ पर इसे फिर रोना आने लगा। आगाजान प्लीज़, मिशाल आप जिससे मिलने आई है इसी के रूम में रहे तो बेहतर है। अल्तमश आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, फिलहाल यहाँ से उठे आप। मिशाल रूहानी आवाज़ में बोलने लगी, मगर आमना बेगम के कहने पर आंसू पीते हुए उठ गई। किस कदर तहकीर में इस लहजे और जुमले सुन रही थी वो सुबह से, जब से सूखी आंखें फिर भीगने लगी। जब से खामोश बैठा वजदान अभी कुछ बोलता कि इसकी नज़र गेट से अंदर आते अल्तमश पर पड़ी। कमीन की मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ, वो इसकी मौजूदगी से बज़ाहिर अनजान बनकर उठा और मिशाल को कंधों से थाम कर इसका रुख मुकम्मल आगाजान और बीजान की तरफ किया। बीजान, आगाजान, इस तरह तो ना करें आप लोग मिशाल के साथ, इतनी बेरुखी ना बरतें, ये बेचारी माफ़ी मांग तो रही है ना आप लोगों से। वजदान की पकड़ पर मिशाल इससे दूर होने लगी, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। आमना बेगम और हैदर साहब का लिहाज करते हुए मजबूरन खामोश थी। पीछे अल्तमश खून आलूद नज़रों से वजदान का हाथ मिशाल के कंधे पर देख रहा था। मतलब इसकी बातों की कोई अहमियत नहीं थी मिशाल की नज़रों में। अल्तमश को लगा इसके वार्न करने के बावजूद भी वो सुबह से वजदान के साथ थी। वो तेज़ कदम उठाता इन दोनों के पास और वजदान का हाथ इसके कंधे पर से छटकते हुए मिशाल को बारू से पकड़कर बाहर लाने लगा। बाहर लाकर वो पटकने के अंदाज में से कार में बिठाता हुआ दूसरी तरफ आकर बैठा। एक आखिरी नज़र इसने मेन गेट पर डाली, जहाँ वजदान मुस्कुराती नज़रों से इसे देख रहा था। इसकी रगें तन गई। गाड़ी स्टार्ट करके वो जन से भगा ले गया, जबकि मिशाल इसके गुस्से से बेखबर अपने साथ सबके रवैये का सोच रही थी। स्टेयरिंग पर अल्तमश के हाथ की गिरफ्त हद से ज़्यादा सख्त थी, आंखें जैसे लहू टपका रही थी। अपनी बात की नफ़ी देख वो मिशाल को सबक सिखाने का इरादा रखता था। इसने भींचे हुए जबड़ों समेत गर्दन मोड़कर देखा। मिशाल सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंदे बैठी थी, इस बात से बेखबर कि जल्द एक और अज़ियत से इसका सामना होने वाला है। फ्लैट में पहुंचकर वो बिना इसे कुछ कहे सीधा कमरे से अटैच बालकनी में चला गया। मिशाल भी खामोशी से जाकर बेड पर बैठ गई। वो आज बहुत हर्ट हुई थी सबके रवैये से। इसे तो लगा था कि सब इसे माफ़ कर देंगे, मगर मिशाल ने हाथ उठाकर गाल पर रखा, जहाँ रेहाना बेगम ने इसे थप्पड़ मारा था। तभी से सुबह वाला अल्तमश का थप्पड़ भी याद है। 2 मोती टूटकर गाल पर फिसले। मान थप्पड़ के साथ अल्तमश की सुबह वाली हरकत इसके जहन में आई। इसने अपनी उंगली होंठ पर रखी, न चाहते हुए भी इसके गाल सुर्ख पड़ गए। ये सोच झटक कर वो जल्दी से उठी, ड्रेसिंग रूम में चली गई। फिर कुछ देर बाद सारा से लॉन के ड्रेस में निकलकर बेड पर आकर लेट गई। दिल में डर भी था कि कहीं अल्तमश इसे बेड पर लेटा तो गुस्सा न हो। वो जल्दी से सोने की कोशिश करने लगी। आधी रात को एक अजीब सी उलझन से मिशाल की आंख खुली। कमरे में नीम अंधेरा था और सिगरेट की तेज़ महक इसके नथनों में घुस रही थी। मिशाल ने पट से आंखें खोली, इधर उधर देखने लगी। इसके बिल्कुल बराबर में अल्तमश बैठा सिगरेट की कश ले रहा था। मिशाल बेयकीनी से स्मोक करता देख रही थी। वो उठकर बैठने लगी, पर तभी एक और हैरत का शदीद झटका इसे लगा। इसके दोनों हाथ बेड के सिरहाने से बंधे हुए थे। मिशाल ने खौफ से अल्तमश की तरफ देखा, जो मुसलसल सिगरेट की कश लेते हुए खतरनाक तेवरों से घूर रहा था। फिर अपने हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो भी कुछ बोलती कि इसे महसूस हुआ कि इसके मुंह पर भी कुछ चिपका। यकीनन वो टेप था। अब मिशाल को वहशत होने लगी। वो लगातार हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए अल्तमश को देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अल्तमश ने ऐसा क्यों किया। कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी। जब कोशिश करते करते थक गई तो रुक कर गहरे गहरे सांस लेने लगी। तभी अल्तमश ने मिशाल का दुपट्टा हटाकर साइड पर रखा और इसके कंधे पर से कमीज सरकाई। मिशाल का खून सूखा था। इसकी इस हरकत पर इसने झुककर अपने लप नरमी से मिशाल के कंधे पर रख दिए। बेसाख्ता मिशाल की आंखें बंद हुई, दिल हलक में धड़कने लगा। लेकिन अल्तमश के अगले अमल से इसकी आंखें झटके से खुली। वो जलती हुई सिगरेट इसके कंधे पर मसल रहा था। मिशाल तड़प कर चीखने लगी, मगर भाई अफसोस मुंह पर टेप चिपकने रहने की वजह से सिर्फ इसकी दबी दबी आवाज़ निकली। वो तड़पते हुए हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर बेस्तूत। जबकि इसके मचलने से बेनियाज बनता हुआ मिशाल के दाएं कंधे पर जहाँ वस्तान का हाथ लगा था, वहाँ पर हर तरफ सिगरेट से दाग रहा था। तकलीफ की शिद्दत से आंसू रवानी से मिशाल की आंखों से निकल रहे थे। वो तड़पते हुए अपना सर दाएं बाएं हिला रही थी, मगर सामने बैठे इंसान के सीने में जैसे दिल ही नहीं था। 5-6 जगह पर सिगरेट मसल कर भी जब इसे सुकून नहीं मिला तो वो उठा और मिशाल के दूसरे कंधे पर से भी कमीज़ नीचे सरकाई। मिशाल फटी आंखों से फिर से खुद पर झुकता देख रही थी। दूसरे कंधे पर भी लप रख कर वो सीधा हुआ और दूसरी सिगरेट जलाने लगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी होने के बाद इसकी दबी दबी चीख की आवाज़ गूंज रही थी। दर्द जब हद से बाहर हुआ तो वो पागलों की तरह सर हिलाते हुए अपने पैर बेड की पाइंदी पर मार रही थी। आंसू लुढ़क कर आंखों से निकल रहे थे, मगर इस सितमगर को कोई परवाह ही नहीं थी। दूसरे कंधे पर भी जब इसने ठीक से दाग दिया तो मिशाल के देखते हुए इसके मुंह पर से झटके से टेप खींचा। इससे पहले मिशाल की दिल खराश चीख रात के अंधेरे में गूंजती। अल्तमश इसके सुर्ख होते लबों पर अपने होंठ रखता इसकी चीख दबा गया। मिशाल तड़प कर अपने हाथ खींचने लगी। कंधे पर होती तकलीफ और जलन से इसकी आंखें बंद होने लगी, मगर वो पेपरवाई से इस पर यूं ही झुका रहा। कुछ देर बाद अल्तमश ने आहिस्ता से इसके लबों को छोड़कर एक नज़र से देखा। दोनों कंधों पर जा बजा जलने की वजह से खाल उतरी हुई थी। वो बिखरी हुई हालत में दर्द बर्दाश्त करते करते निढाल सी हो गई थी। तभी इसने मिशाल को बालों से चकड़ कर चेहरा थोड़ा ऊंचा किया। इसके मुंह से जोरदार चीख निकली। पहले कंधे में जलन और अब सर में दर्द। इसने अधखुली आंखों से अल्तमश को देखा। स्वीटी, मना किया था ना कि वस्तान के आसपास भी मत रहना, फिर क्यों इसके कंधे से कंधे मिलाए खड़ी थी? अगली बार मेरे हुक्म की नफ़ी करने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि मैं अब वो अल्तमश नहीं हूँ जो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ी इग्नोर कर देता था। वो धीमे लहजे में से प्यार से धमका रहा था। मिशाल ने इज्जत से आंखें बंद कर ली। पूरी बात कहकर वह झटके से इसको छोड़ता हुआ रूम से निकल गया।
मिशाल यूं ही लेटे लेटे सिसकने लगी। पहली बार इसने अल्तमश का इतना भयानक रूप देखा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है जो इसकी ज़रा सी तकलीफ में कैसे घर सर पर उठा लेता था, जिसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। पर अब रुख पलटने पर आया तो ऐसा संगदिल बन गया जैसे मिशाल की तकलीफ इसके लिए गुमायनी नहीं रखती। मिशाल को खुद पर गरूर था कि इससे बेहतर अल्तमश को कोई नहीं जानता, मगर आज इसका गरूर मिट्टी में मिला था। इसे लग रहा था जैसे इसने कभी अल्तमश को जाना ही नहीं। कमरे में इसकी मद्धम सिसकियाँ गूंज रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो गुनूदगी में जाने लगी। थोड़ी देर में मिशाल होशो हवास से बेगाना हो गई। रात को वो खामोशी से बेड पर लेटी हुई थी। कई सवाल इसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। इसने हर वेबसाइट पर चेक किया, पर कहीं भी इसकी वीडियो वायरल नहीं हुई। इसे खुशगवार हैरत हुई ये देखकर, मगर साथ ही डर भी बैठा था कि दिल में कहीं वजदान किसी वक्त भी वीडियो अपलोड ना कर दे। तभी इसका फ़ोन रिंग करने लगा। हादी ने इसका टूटा फ़ोन देखकर दोपहर में से न्यू फ़ोन ला कर दिया था, जिसे वो मिशाल के सामने खामोशी से ले चुकी थी। फ़ोन मुसलसल बज रहा था, पर स्क्रीन पर वही नंबर देखकर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। कुछ सोचकर इसने घबराते हुए कॉल रिसीव की। हेलो, कैसी हो लिटिल गर्ल? सोना है, फूड पॉइजन हो गया तुम्हें कल? वजदान ने बेड पर लेटे हुए फ्रैंकली कहा, पर नूर खामोश रही। पूछना ये था कि पक्का फूड पॉइजन ही हुआ था या फिर सुसाइड अटैम्प्ट? इसके चुप रहने पर वो आधा जुमला बोलकर खबासत से हंसने लगा। बकवास बंद रखो, नूर तप कर हल्की आवाज़ में भड़की। तमीज़ से, भूल रही हो शायद वो वीडियो? इसके धमकाने पर नूर की बोलती बंद होगी। जिस बात से वो डरी थी वही करने लगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि लिटिल गर्ल, अब तुम्हें सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वो वीडियो अपलोड नहीं करने वाला। इसकी बात नूर के लिए खुशी का बाइस बनी, मगर वह हैरत से पूछने लगी, पर क्यों? क्यों तुम चाहती हो कि मैं अपलोड करूं? नूर के पूछने पर वजदान ने संजीदगी से कहा, तो नूर ने घबरा कर जल्दी से इनकार किया। अब सुनो, मैं वो वीडियो अभी अपलोड नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम्हारा मुंह मैंने कहीं भी खुलते देखा तो यकीन करो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा इसे सोशल मीडिया की जीनत बनाने में, क्योंकि वो वीडियो अब हमेशा मेरे पास ही रहेगी। वो नूर पर ये नहीं जाना चाहता था कि इसने वीडियो मिशाल की वजह से डिलीट कर दी, तभी बात घुमा गया। इसकी बात पर नूर को शदीद गुस्सा है। मतलब कि वो सारी ज़िंदगी से डर के गुजारे कि कहीं वो वीडियो लीक ना हो जाए। तुम सुनो घटिया इंसान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब तुमसे डरूंगी? तो ये अब तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें पता है, अब मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा, बल्कि तुम पर तरस आ रहा है। क्या सोचा था तुमने कि मेरी आपी से शादी करोगे? पर यहाँ तो आपी की शादी दामी भाई से हो गई। बहुत तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें अपना प्लान फ्लॉप होते देखकर। पर यू नो व्हाट, तुमने जो इस रात मेरे साथ किया था ना, इसके बाद तो मेरी यही दुआ है कि तुम्हें इससे भी ज़्यादा तकलीफ, दर्द और अजियत मिले वजदान अली। और देखना तुम तड़पोगे, बहुत तड़पोगे। वो फट पड़ी थी, आंसू गाल भिगो रहे थे, पर इसने अब सोच लिया था कि इस हवान से नहीं डरेगी, क्योंकि वो जितना डरती वो इतना ही से डराता है इसे। अपना मुंह बंद रखो, अगर अभी वो वीडियो अपलोड कर दी ना तो 2 कौड़ी की भी नहीं रोकी तुम, वरदान को राया था। हाँ कर दो, वो वीडियो वायरल, नहीं डरती तुमसे। आखिर कब तक वो घुट घुट के रहती, इसीलिए चिल्ला कर कहने लगी, फिर खट से फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ वजदान ने लब फेंचे इसकी दिलेरी पर बाहर खड़ा हादी, जिसकी सारी बात सुन चुका था, अनजान ना था, जो उसकी बातों का मतलब ना समझता। वो रात को सबके सोने के बाद इसलिए नूर के पास आया था कि तसल्ली से इसे सुसाइड करने की वजह पूछे, मगर अभी जो नूर ने कॉल पर कहा वो सुनकर हादी चुपचाप वापस अपने रूम में आकर बैठ गया। मतलब वजदान ने नूर के साथ ज़बरदस्ती की थी, मगर कब? तभी हादी के दिमाग में इस रात वाला वाक़या, जब नूर बिखरी हुई हालत में रात देर से घर आई थी। अब इसे नूर के चुप चुप रहने और दूसरों को इस दोपहर को इस तरह से रिएक्ट करने की वजह समझ में आई। हादी ने तकलीफ से अपनी आंखें मीच ली। वजदान अली, इसने नफरत से नाम लिया। ये वक्त बैठकर सोचने का नहीं था। वो झटके से उठता रूम से निकला। घर से निकलते हुए इसने चंद ज़रूरत का सामान लिया। इसे आज ही कुछ करना था। नूर के मुँह से इसकी ने किसी वीडियो का भी सुना था। कार चलाते हुए मुसलसल इसका ज़हीन दिमाग कुछ प्लान कर रहा था। थोड़ा दिमाग पहले भी लड़ा के ओदी गल भी सुन लेना तो इन्हां हालतां नूं पहुंचदे ही ना तुसी। सुबह मुसलसल बजती डोरबेल की आवाज़ पर वजदान की नींद टूटी। वो जमाई रोकता हुआ रूम से निकला, फिर आंखें मसलता हुआ गेट खोलने लगा, मगर बाहर चंद पुलिस ऑफिसर्स को देखकर इसकी नींद ही गायब हो गई। अरेस्ट करो, इस घर की तलाशी लो। सीनियर ऑफिसर के हुक्म पर 2 अफसर ने ज़बरदस्ती वजदान के हाथ में हथकड़ी पहनाई, जबकि बाकी के 3 घर के अंदर दाखिल हुए। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, क्या करें आप लोग? ये छोड़िए मुझे, किसकी परमिशन से आप लोग ये कर रहे हैं? वजदान ने इन दोनों ऑफिसर्स का हाथ झटकते हुए चीख कर कहा। इसे समझ नहीं आई अचानक हुआ क्या है। चिल्ला मत। रेशम बाई को जब हमने गिरफ्तार किया था तो इसने हमें तेरे और एक लड़की के बारे में बताया कि तुम दोनों भी इसके काम में मुलव्वस थे। लड़की का तो नहीं पता चला, पर तेरे बारे में हमें कल ही खबर मिली है। सीनियर ऑफिसर ने सख्ती से कहा। तो वजदान के जबड़े तने। सब बकवास है, मैं कोई इस तरह का काम नहीं करता। किस गाली ने खबर दी आपको? इसने धाड़ते हुए पूछा। मैंने। पीछे से जानी पहचानी आवाज़ पर वजदान ने मुड़कर देखा। गेट पर बिल्कुल सामने हादी खड़ा मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। तुम, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं भी रेशम बाई के काम में मुलव्वस था? वजदान को झटका लगा हादी को देखकर, मगर फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए इसने हादी को घूरते हुए पूछा। हादी कुछ कदम उठाता हुआ इसके करीब आया, फिर जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। हाथ हथकड़ी में बंधे होने की वजह से वजदान सिर्फ थाड़ पाया इसके मारने पर, लेकिन हादी नॉर्मल तासुरात लिए खामोश खड़ा रहा, जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। दिल तो चाह रहा तेरी जान ले लूँ, पर क्या है ना, तुझ जैसे गलीस को मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। और हाँ, ये थप्पड़ जो तूने अभी खाया ना, ये नूर की तरफ से। हादी ने हल्की आवाज़ में दांत कचकचाते हुए कहा, जबकि वजदान खून रंग आंखों से घूरा था। मतलब वो जान चुका था। हादी से घूरता हुआ छोड़कर अंदर गया और ऑफिसर के साथ हर एक रूम में तलाशी लेने लगा। इसे सिर्फ वो वीडियो ढूंढनी थी जिसके बारे में नूर ने कहा था।
वार्डरोब के अंदर एक दराज में कई लड़कियों के स्कैंडल्स रखे थे। हादी का खून खौल गया ये देखकर। वाकई वो इंसान किसी हैवान से कम ना था। न जाने अब तक कितनी लड़कियां इसकी वजह से बदनाम हुई होंगी। इसे अफसोस हुआ इन लड़कियों पर जो झूठे प्यार के बहकावे में आकर अपनी इज्जत तक इन हैवानों को दे देती हैं। पर साथ साथ इसे इस बात पर खुशी भी हुई कि मिशाल इस इंसान नमा हैवान से बच गई। इसने सारी स्कैंडलाइज पिक्स और यूएसबी अपने साथ लाए गए बैग में रखी और बाहर निकल गया। वस्तान के घर से और भी कई ऐसी चीज़ें मिली जिसकी बेस पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। हादी इसके फ्लैट से निकल ही रहा था कि वस्तान की आवाज़ पर रुका। ये सोचकर खुश हो लो हादी जमान कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, पर देखना बहुत जल्द फिर आऊँगा और अपनी मिशाल को लेकर जाऊँगा, और देखना वो अल्तमश खुद देगा मिशाल को मुझे। वजदान ने गुराते हुए कहा, फिर हंसने लगा। हादी ने नागवारी से पुलिस मोबाइल में जाते देखा। बैग लेकर वो सीधा सी साइड पर गया और सभी चीज़ों को इकट्ठा करके लाइटर की मदद से जला दिया। जब तक एक पिक और यूएसबी जलकर राख नहीं होगी वहीं पर खड़ा रहा। इस बात पर तसल्ली हुई कि नूर के साथ सबनी बल कुछ लड़कियां इसकी वजह से बदनामी से बच गईं। सभी चीज़ें चलाकर वो कार में आकर बैठा। अब इसका रुख समान साहब के ऑफिस की तरफ था। वो अल्तमश से पहले वहाँ पहुँचना चाहता था। वो रात से लाउंज में बैठा स्मोक पर स्मोक किया जा रहा था। पहली बार मिशाल को इसका टॉर्चर किया था इसने, पर अपने किए के अमल पर इसे कोई अफसोस नहीं था। इसकी नज़र में मिशाल इसी सज़ा की हकदार थी। इसका गुस्सा सिर्फ इसी बात पर पड़ा था कि इसके मना करने के बावजूद वजदान के साथ थी। अगर वो इसके आने के टाइम पर इस तरह वजदान के साथ खड़ी थी तो इससे पहले मिशाल कितना फ्रैंकली रही होगी इसके साथ। ये सोच अल्तमश का दिमाग और ख़राब करने लगी। वो खुद भी परेशान था कि अब क्यों इसे ज़रा सी बात पर गुस्सा आने लगा। शायद मिशाल की बेदपारी ने इसे अंदर से खोखला करके रख दिया था। पेशानी मसलते हुए इसने लाउंज में नसब घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 10 बज रहे थे। सिगरेट एशट्रे में मसलता हुआ वो उठा और कमरे में गया। लाख लानत वैसे तेरे ते लाख लानत पहले कहना सी मिशी दिन तुझे साथ खून भी मावत है तेरी दोस्ती सी लानती आ वो तो चलो चवल निकली तो तू उस तो बड़ा चवल निकलिया। मिशाल इसी हालत में बेड पर अब तक बेहोश पड़ी थी। अल्तमश ने इसके पास आकर आइस की सेक करके इसके दोनों बंधे हुए हाथ खोले। फिर साइड टेबल से पानी से भरा जग उठाकर इसके मुंह पर अंडेल दिया। वो छटके से हड़बड़ाकर उठी। वो जोर जोर से खांसने लगी। कुछ आवाज़ संभल ले, पर कंधे में शदीद जलन का एहसास हुआ तो तड़प कर अल्तमश को देखने लगी जिसके तासुरात बिल्कुल सर्द थे। इसे देखकर मिशाल को बहुत खौफ आया। इससे पहले वो कुछ और करता मिशाल जल्दी से उठते हुए वॉशरूम में भागी। वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रो दी। तकलीफ किसी तौर कम नहीं हो रही थी। इसका दम घुटने लगा। तभी वॉशरूम का गेट जोर से बजा। मिशाल तकरीबन उछल गई गेट पीटने पर। बाहर निकलो फ़ौरन। अल्तमश की धाड़ सुनकर वो खौफ से गेट को देखने लगी। फिर थूक निकलते हुए आहिस्ता से गेट खोला। इसके बाहर निकलते अल्तमश ने बाजू से दबोच कर इसे अपने करीब किया। अपना ही रोने का ड्रामा बाद में करना, पहले फ़ौरन ब्रेकफास्ट तैयार करो, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। अल्तमश ने कहकर इसे साइड पर धकेला तो मिशाल हिचकियों से रो दी। और हाँ, वॉशरूम में जाते जाते वापस मुड़ा तो मिशाल फिर वहशत से इसे देखने लगी। पहले मेरा एक ड्रेस निकालो और वार्डरोब से फिर जाओ नाश्ता बनाने में। जब डाइनिंग टेबल पर आओ तो ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए। इसे उंगली दिखाकर घूरते हुए अल्तमश ने कहा और वॉशरूम में चला गया। मिशाल गाल रगड़ते हुए वार्डरोब से इसका ड्रेस निकालने लगी। फिर किचन में चली गई। कंधे पर मुसलसल होती तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए वो अल्तमश के लिए नाश्ता बनाने लगी, मगर आंसू पर इसका जोर नहीं था, इसलिए काम करते हुए लगातार आंखों से निकल रहे थे। कुछ देर बाद अल्तमश आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा खामोशी से नाश्ता करने लगा। बीच बीच में मिशाल की सिसकियों की आवाज़ इसके कान में लग रही थी। कुछ पल तक तो इग्नोर करता ना, मगर जब इरिटेट होने लगा तो गुस्से से प्लेट जोर से नीचे फेंकते हुए उठा। मिशाल सहम कर कुछ कदम पीछे हटी। क्या तमाशा लगा रखा तुमने? दिखाना क्या चाह रही हो कि बहुत मजलूम हो? हाँ, हमदर्दियाँ चाह रही हो? इसका मुंह अपने हाथ में दबोच कर वो गुर्राते हुए इससे इस्तफसार करने लगा। इसकी उंगलियां मिशाल को अपने जबड़े में धंसती हुई महसूस हुई। अब अगर मेरे सामने रोने का ड्रामा किया तो तुम्हारा चेहरा भी कंधे की तरह बिगाड़ दूंगा, समझी? अल्तमश ने सख्ती से कहा, जिस पर मिशाल और जोर से रोने लगी। इसका हाथ चेहरे से हटाने की हिम्मत नहीं थी। लाख लानत तेरे थे अल्तमश, दुर लानत तेरे थे। मैं ये वाला नावल ना बहुत खुद पे कंट्रोल करके पढ़ रही हूँ। रमज़ान में मैं गालियाँ नहीं देती। वैसे भी मैंने पहले किसको कौन से गंदी गालियाँ दी हैं, तो बस अल्तमश को सारी गंदी गालियाँ। धमकी के बावजूद मिशाल का मुसलसल रोना से तपा गया। कुछ सोचकर अल्तमश ने इसके कंधे पर हाथ का दबाव डाला, जिस पर मिशाल की चीख निकल गई। अल्तमश प्लीज़, हम नहीं रोएंगे। वो आंखें नीचे तड़प कर जल्दी से कहने लगी तो अल्तमश झटके से छोड़ता फ्लैट से निकल गया। जा दुनिया से निकल जा तू। जबकि मिशाल कंधे पर हाथ रखे तड़प कर हिचकियों से रोने लगी। खराब मूड के साथ वो ऑफिस आया, मगर वहाँ हादी के मैनेजर से बात करते देख हैरान हुआ। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? मैनेजर को भेजकर इसने हादी से पूछा। भाई, मैंने सोचा कि मैं भी आपकी हेल्प करूँ, इसलिए मैंने आज से ऑफिस ज्वाइन किया। हादी ने थोड़ा झिझक कर कहा। पहले बार बात अल्तमश से बिना झिझके कह रहता था, मगर इस इंसिडेंट के बाद अब अल्तमश के बदलते अंदाज और रूखे लहजे पर वो झिझकने लगा था। इससे कोई ज़रूरत नहीं मेरी हेल्प की, तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर फिर ऑफिस ज्वाइन करने का सोचना। अल्तमश संजीदगी से कहकर हादी को लेते हुए अपने कैबिन में। भाई प्लीज़, आई नो आपको मेरी क्या किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं, बट भाई मुझे शौक है और पढ़ाई की टेंशन मत ले, पेपर्स में प्राइवेट दूंगा। हादी ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अल्तमश इनकार करता रहा, मगर इसकी मसलसल रट पर आखिर मान गया। ऑफिस से रात में वो हादी के साथ ही हैदराबाद आ गया। पर अंदर का मंजर देखकर थोड़ा हैरान हुआ। सभी घर वाले लाउंज में सब टीवी को देख रहे थे। सबकी नज़रों के ताक़ुब में इसने देखा टीवी पर वजदान के अरेस्ट होने की न्यूज़ चल रही थी। अल्तमश के चेहरे पर तमस्कर फैला। बेटा आओ। आलिया बेगम ने इन दोनों को गेट पर खड़ा देखकर कहा।
रेहाना बेगम ने भी टीवी बंद कर दिया। अल्तमश बिना किसी को मुखातिब किए जमान साहब के रूम में आ गया। इन्हें देखकर बेसाख्ता अल्तमश की आंखें नम हुई थी। मिशाल की एक गलतफहमी ने क्या करके रख दिया था इसके बाप को। आंख छपक कर इसने नमी को अंदर किया। वो सिर्फ सुन सकते थे। इसी आस में वो काफ़ी देर तक जमान साहब से बातें करता रहा। कुछ देर बाद हादी, हानी और आगा जान भी रूम में आ गए। आलिया बेगम के बुलाने पर वो लोग डिनर करने चले गए। नूर हमेशा की तरह अपने रूम में ही थी। डिनर से फारिग होकर हादी ने सबके सामने अचानक नूर के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, जिस पर सब शॉक्ड हो गए। अल्तमश ने एक संजीदा नज़र इस पर डाली, फिर खामोशी से खाना खाने लगा। बीजान को इसके फैसले पर थोड़ा एतराज़ हुआ। इनकी नज़र में नूर भी छोटी थी, पर आगा जान की रजामंदी पर वो खामोश हो गई। रात 11 बजे तक वो हैदरविला से निकला। फ्लैट में पहुंचकर इसने देखा मिशाल बालकनी में खामोशी से खड़ी थी। इसे इग्नोर करता वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। अल्तमश के आने की भनक पर वो बालकनी से निकलकर रूम में आई। तब तक वो चेंज करके ड्रेसिंग रूम से बाहर आ चुका था। इसने एक नज़र मिशाल को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। खाना खाया? बालों में ब्रश करते हुए अल्तमश ने पूछा तो मिशाल ने आहिस्ती से नफ़ी में सर हिलाया। निकालो। इसके बोलने पर मिशाल ने किचन का रुख किया। डाइनिंग टेबल पर खाना रखकर वो स्लैब के पास खड़ी होगी। अल्तमश ने इसे फिर इसी तरह खड़ा देखा तो गहरा सांस भरकर रह गया। बैठो। इसके बोलने पर मिशाल ने चौंक कर इसे देखा, फिर छोटे कदम उठाते चेयर पर बैठ के। खाओ। इसके बोलने के बावजूद मिशाल खामोशी से बैठी रही। अल्तमश के माथे पर शिकन पड़े। इसने पॉकेट से सिगरेट का पैक निकाला। मिशाल की नज़र जैसे इस पैकेट पर पड़ी, इसने खौफ से अल्तमश को देखा, जिसकी सर्द नज़रें इसके चेहरे पर ही मरकूज थी। खाओ स्वीटी, तू अब्बा लगना ना होला तेरे कहन ते खावे। एड्डा तू बेचारा दा खैर खवा, चवल जी ना होवे ते। वो नरम लहजे में कहते हुए सिगरेट का पैकेट हाथ में उछालने लगा। मिशाल की आंखें फिर भर आईं, मगर अल्तमश के तासुरात बदलते देख जल्दी से लब दांतों में दबाए आंसू रोकने लगी। फिर कपकपाते हाथों से प्लेट में खाना निकालने लगी। जहर मारकर इसने चंद लवाले खाए, क्योंकि अल्तमश मुसलसल इसके सामने पैकेट उछाल रहा था। मिशाल के चंद लवाले खाने के बाद उठकर वापस रूम में चला गया। मिशाल ने भीगी आंखों से इसकी पुश्त को देखा। इसके केयर करने के इतने बुरे अंदाज पर मिशाल की फिर हिचकियाँ बन गई। बटन समेट कर वो रूम में आई तो अल्तमश सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मिशाल खामोशी से जाकर बेड पर लेट की। कल रात के डर से इसे नींद भी नहीं आई थी। कंधे पर हनूस जलन हो रही थी। तभी अल्तमश लैपटॉप साइड पर रखकर उठा और बेड पर मिशाल की तरफ आया। मिशाल ने खौफजदा नजरों से इसे देखा, फिर जल्दी से उठकर बैठ गई। इससे पहले वो खड़ी होती, अल्तमश ने इसे बाजू से पकड़कर वापस बेड पर बिठा और इसके सामने बैठकर मिशाल का दुपट्टा गले से उतारा। बड़ी तेरी परवाह हो रही ना, लानत तेरे थे, लानत, लाख दी लानत। ये जो होते हैं ना, मुझे मारते भी इतने जहर नहीं लगते, जो मारने के बाद हमदर्दियाँ करते ना, मेरा दिल करता है मेरे कुत्ते आगे पा दूँ फाड़ के। मिशाल की जान हवा होने लगी। अल्तमश ने जैसे इसकी कमीज़ कंधे पर से सरकाई, मिशाल ने फ़ौरन हाथ रख कर रोक दिया और रोने वाली शक्ल बनाकर अल्तमश को देखने लगी। पहले इतनी तकलीफ थी, अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अल्तमश ने इसके हाथ को हटाकर फिर कमीज सरकाई। कंधे पर जगह जगह बने गोल निशान पर से खाल उतरी हुई थी। इसका शक सही था, मिशाल ने इस पर कोई ट्यूब नहीं लगाई थी। अल्तमश साइड टेबल की तरह से बर्नॉल निकाल कर इसके कंधे पर नरमी से लगाने लगा। मिशाल आंखें मीचे अपनी सिसकियाँ रोकने की कोशिश कर रही थी। इसने बर्नॉल लगाते हुए एक नज़र मिशाल को देखा। ज़बत की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। बावजूद कोशिश के आंसू टूट कर गाल पर फिसले थे। अल्तमश ने आहिस्ता से हाथ उठाकर उंगलियों के पोरों से इसके आंसू साफ किए। मिशाल ने झटके से आंखों खोलकर देखा तो अल्तमश निगाह फेर कर फिर बर्नॉल लगाने लगा। दूसरे कंधे पर भी बर्नॉल लगाकर उठा, फिर बिना इसे कुछ कहे रूम से बाहर चला गया। मिशाल को इसका पल पल बदलता रवैया समझ नहीं आ रहा था। कल इससे बढ़कर इसे कोई जालिम न लगा, पर अब इसका केयर करना मिशाल का सर दर्द से फटने लगा। जब मर जा जाके। मिशाल नहीं, अल्तमश नू क्या मैं। आखिर समझते क्या हो तुम खुद को? झटके से इसके रूम का दरवाज़ा खोलकर नूर ने अंदर आते हुए कहा। हादी ने चौंक कर इसे देखा। बिखरे हुए हुलिये में वो कई दिनों की बीमार लग रही थी। इसे बेसाख्ता पुरानी नूर याद आई, जो हर पल खुद को सजा सवार कर रखती थी, शौक चंचल सी। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। इसके चुप रहने पर नूर ने चीख कर कहा तो हादी ने इसके मुंह पर अपना भारी हाथ रखा। पागल लड़की, इतनी रात को मेरे कमरे में आकर चीख रही हो, सब सुन लेंगे तो क्या कहेंगे कि शादी तक का सबर भी नहीं हुआ और होने वाले शौहर से मिलने रूम में आ गई। हादी ने मजाकन कहा तो नूर ने इसका हाथ अपने मुंह पर से झटका। किससे पूछकर तुमने मुझसे शादी का फैसला किया? नूर ने गुस्से से पूछा। हानिया इसके कमरे में आकर खुशी से हादी की सबसे होती गुफ्तगू का पता है, जिस पर पहले तो सख्ते में आगे, फिर इसने रेहाना बेगम को जाकर इस रिश्ते पर मना किया, पर उन्होंने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया, जिस पर अब वो हादी के सामने खड़ी गुस्से से इस्तफसार कर दी। किसी से पूछने की क्या जरूरत? तुम्हें पसंद करने लगा तो बता दिया घर वालों को। हादी ने लसानियत से कहा। एड्डा तो पसंद करने वाला, अपने गुनाह का कफारा अदा करना, अपनी बेहिसी का कफारा अदा करना, ये बोलो ना। पर मुझे तुम नहीं पसंद और ना ही मुझे तुमसे शादी करनी है, इसलिए कल तुम सबको इस रिश्ते पर इनकार कर देना। नूर सख्ती से कहकर बाहर जाने लगी। तभी हादी ने इसका हाथ पकड़कर झटके से अपनी तरफ मोड़ा। अगर नहीं करूँ तो? इसने चैलेंजिंग अंदाज में पूछा। क्या तुम किसी ऐसी लड़की से शादी कर सकते हो जो स्कैंडलाइज हो? नूर ने छके छुपे लफ्ज़ों में अपने दिल की बात इससे कही। इसे पक्का यकीन था। हादी शॉक्ड होकर सुनकर हादी कुछ पर इसे देखते के बाद आहिस्की से इसके कान पर झुका। बिल्कुल करूँगा, इसने सरगोशी में कहा तो नूर बेयकीनी से इसे देखने लगी। वह कैसे ऐसा कर सकता था? इसने तो सुना था कि जिन लड़कियों के किरदार पर ज़रा सा भी दाग लगता है लोग इन्हें अपनाने से साफ इनकार कर देते हैं, पर यहाँ तो इसकी सोच के बरक्स हादी के जुमले थे। इतना घुरो मत, पागल हो जाऊँगा मैं तुम्हारी आंखों से। हादी ने इसके मुसलसल देखने पर हल्की मुस्कुराहट ले कहा तो नूर चौंकी।
होश में आने पर ऐसे एहसास हुआ कि वो हादी के कितने नज़दीक खड़ी है। नूर ने इसे धक्का देकर खुद से दूर किया, फिर तकरीबन भागते हुए इसके रूम से गई। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाकर दम लूँगा नूर इजाज़, हादी आहिस्ती से बड़बड़ाया। आज इतवार था, इसीलिए इल्तमश घर पर था। मिशाल दोपहर का खाना बना रही थी, तभी वो किचन में दाखिल हुआ। मिशाल थोड़ी मोहतात हुई। अब तो इसकी मौजूदगी से भी मिशाल को डर लगने लगा था कि कब कुछ करते। वो फ्रिज से बोतल निकाल कर पानी पीने लगा। पानी पीकर इसने एक निगाह गलत मिशाल पर डाली, जो कपकपाते हाथों से मिर्चें काट रही थी। अब अल्तमश की मौजूदगी में इसकी यूं ही जान पर बन आती थी। इसके हाथों की कपकपाहट देखकर अल्तमश ने एक नज़र इसके बौखलाए हुए चेहरे को देखा, फिर आहिस्ती से इसकी तरफ बढ़ने लगा। मिशाल ने तिरछी नजरों से इसकी अपनी तरफ आता देखा तो अंदर उमड़ते डर पर काबू पाते हुए अपना ध्यान काम पर लगाने की कोशिश करने लगी। तभी अल्तमश ने मिशाल के पीछे आकर इसके मिर्ची काटते हाथ के ऊपर अपना भारी हाथ रख दिया। इसने घबराकर अल्तमश की तरफ देखा, पर अचानक अपने पेट पर इसका रेंगता हाथ महसूस करके वो सांस रोक गई। अल्तमश की बाजू की गिरफ्त थोड़ी सख्त थी तो मिशाल कसमस आकर इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। इसे अपनी गर्दन पर अल्तमश की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। अल्तमश ने अपनी नाक इसकी सराहीदार गर्दन पर हल्की सी रगड़ी तो मिशाल सांस खींच के रह गई। फिर कोई बगैरती मारना है। तभी इसने मिशाल को झटके से अपनी तरफ मोड़ा और इसकी छुरी थामे हाथ को पकड़कर इसकी पुष्ट पर ले गया। घबराहट से मिशाल के लब जैसे पेवस्ती हो गए। पूरी आंखें खौफ से इसके अगले इक़दाम की मुंतज़िर थी। अल्तमश ने इसका दूसरा हाथ थाम कर एक मिर्ची उठाई और इसके चेहरे के सामने लाई। मिशाल सफ़ेद पर्दे चेहरे से पहले मिर्ची को देखने लगी, फिर अल्तमश को। खाओ स्वीटी, अल्तमश ने प्यार भरे लहजे में कहा तो मिशाल घबरा कर नफ़ी में सर हिलाने लगी, लेकिन अगले पल से अपनी कमर पर चुभन का एहसास हुआ। वो इसकी छुरी थामे हाथ पर इसकी कमर पर दबाव डाल रहा था। मिशाल खौफज़दा नज़रों से इसे देखने लगी। खाओ, अब क्या, अल्तमश ने सर्द लहजे में कहा। साथ ही छुरी का दबाव इसकी नाजुक कमर पर और बढ़ाया तो मिशाल ने जल्दी से आधी मिर्च मुंह में लेकर खा ली। कमर पर होती तकलीफ के डर से वो जल्दी जल्दी इसकी दीवी मिर्चें खाने लगी। तीसरी मिर्ची बमुश्किल खाकर मिशाल रुक गई। जलन से इसकी जान निकलने को थी, आंसू भल भल आंखों से निकल रहे थे। चेहरा बिल्कुल सुर्ख पड़ गया। तभी अल्तमश ने झुककर इसके भीगे गाल पर अपने लब रखे। मिशाल को अपनी दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। इसने अल्तमश के सीने पर हाथ रखकर इसे दूर करना चाहा। तकलीफ देने के साथ इसकी जसारत मिशाल का दम घुटने लगा। तभी अल्तमश थोड़ा पीछे हुआ और इसके दूसरे गाल पर भी झुककर लब रखती वो सख्ती से आंखें मीच की। ये लो, अल्तमश ने लब इसके गाल से हटाकर चौथी मिर्च उठाई तो मिशाल अजियत से इसे देखने लगी। इसके लब जलन से तेज़ होने के बायस कपकपाने लगे थे। अल्तमश ने इसके होठों पर आहिस्ती से अंगूठा फेरा तो मिशाल तड़प कर मुँह फेर गई। जब से किया ज़बर टूटा और वह हिचकियों से रो दी। क्यों वो इसके साथ ऐसा कर रहा था? क्यों इसको तकलीफ़ में देखकर भी वो लापरवाह बना हुआ था? रोते रोते वो अपना चेहरा इसके सीने में छुपा गई। तभी अल्तमश की आवाज़ इसके कान में पड़ी। तुम्हें पता है, कल मैंने डैड से बहुत बातें की, पर उन्होंने आगे से कोई जवाब ना दिया। देते भी कैसे? वो ज़ख्मी सा हंसा। अभी तुम्हें इन मिर्चों से जितनी जलन हो रही है ना, कल इससे भी ज़्यादा जलन और तकलीफ़ मेरे सीने में हो रही थी पापा को इस हालत में देखकर। बोलते बोलते अल्तमश रुका और मिशाल की थोड़ी पर हाथ रखकर इसका आंसू से भीगा चेहरा ऊपर किया। तुमने कहा था कि सिर्फ एक गलती की है, इस पर मैं भी कोई तुम्हें माफ़ नहीं करा। पर मिशाल, तुमने कभी ये सोचा कि बकौल तुम्हारी सिर्फ एक गलती की वजह से हमारा हंसता खेलता घर किस तरह टूट गया? कितने खुश रहते थे हम लोग। पर तुमने मिशाल, अगर तुम एक दफ़ा भी मुझसे आकर पूछती ना कि मैंने ऐसा किया तो मैं इसी वक्त तुम्हें सब एक्सप्लेन करता। पर तुमने क्या किया? सबके सामने मुझे अय्याश पसंद गिरा हुआ इंसान ठहरा दिया। इस वक्त लोगों की तमस्कार उड़ाती नज़रों से भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना तुम्हारी बेदपारी ने मुझे तोड़ा। मैं ख़त्म हो गया था इसी दिन जब तुम कराहियत में इस नज़रों से मुझे देख रही थी। एक दफ़ा भी तुमने ये नहीं सोचा कि सामने खड़ा इंसान जिस पर तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो वो कोई और नहीं बल्कि वो है जिसके साथ तुमने अपना पूरा बचपन गुजारा है। 15 साल पुरानी दोस्ती भुलाकर तुमने कैसे किसी गैर की बात पर भरोसा कर लिया? पर खैर, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हें मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दुआ करो कि बाबा सही हो जाए, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक मेरे साथ हैदरविला का कोई फ़र्द भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अल्तमश ने लहू रंग आंखें इसके सुर्ख चेहरे पर गाड़ कर अजियत से कहा, फिर इसे धकेलता वहाँ से वॉकआउट कर गया। इसके धकेलने पर मिशाल की पुश्त स्लैब से टकराई। वो नीचे गिर कर बेबसी से फूट फूट कर रोती। पछतावा ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रहा था। काश के वक्त पलट जाए, काश वो तकलीफ से रोती हुई सोच रही थी। दिन यूं ही बेकैफ से गुजरने लगे। अल्तमश इससे बिल्कुल बेनियाज हो चुका था। ऑफिस से वो रोज़ रात को हैदरविला चले जाता, फिर वहाँ से देर में फ़्लैट पर आना। इसने मिशाल से बात तक तर्क कर दी थी, बस सूरत के तहत कभी कोई बात हो जाती, वरना वो यूँ रहने लगा जैसे इसके अलावा फ्लैट में कोई है ही नहीं। मिशाल को इसकी बेरुखी अंदर ही अंदर मारी थी, मगर खुद के किए गए पर वो मजबूरन ये सब बर्दाश्त करी थी। फ़ोन न होने की वजह से वो नूर से बात करके भी दिल नहीं बहला सकती थी। अकेले अकेले इसका दम घुटने लगा था। इस फ्लैट में अपनों की यादें से बहुत रुलाती थी। दूसरी तरफ हैदरविला में शादी की तैयारी ज़ोरों शोर पर थी, मगर इस बार घर में पहले जैसी रौनक नहीं थी। बस हानि कुछ कज़न के साथ मिलकर थोड़ी बहुत मस्ती कर लेती। सबका मूड ठीक करने के लिए आज 6 महीने बाद नूर और हादी की बारात थी। एक दफ़ा फिर हैदरविला को सजाया गया। हर तरफ गहमा गहमी का समा था। कहाँ जा रहे हैं आप? मिशाल ने से तैयार होता देखकर आहिस्ता आवाज़ में पूछा। तुमसे मतलब? अल्तमश ने स्पाट लहजे में उल्टा सवाल किया तो वो चुप होगी। इसे दुख हुआ था। इतने महीनों से तो वो इसकी ताल्लुक़ की बर्दाश्त करी थी। इसे उम्मीद पर कि शायद कभी वो ठीक हो जाए इसके साथ।
फ़ोन बेल बजने पर अल्तमश ने कॉल रिसीव की और स्पीकर पर रखकर बालों में ब्रश करने लगा। भाई कब तक आएंगे आप? सब वेट कर रहे हैं। हादी की आवाज़ पर मिशाल चौंकी। क्यों, मेरी शादी है जो सब वेट करें? अल्तमश ने मसरूफ़ अंदाज में पूछा। भाई सब क्या कहेंगे, दूल्हे का बड़ा भाई गायब है, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करें, जल्दी आ जाए, सब पूछ रहे हैं आप लोगों का। हादी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा तो मिशाल ने लपक कर अल्तमश का फ़ोन उठाया। इसे समझ नहीं आता हादी क्या बोला है। हादी क्या कह रहे हैं आप, किसकी शादी? विशाल ने उलझ कर पूछा। अरे विशाल ऐसे क्यों पूछ रही हो, तुम्हें नहीं पता क्या, नूर और मेरी शादी। और एक मिनट, तुम्हारी हो ना? हादी को हैरत हुई, इसे लगा मिशाल को बताया होगा अल्तमश ने। इसकी बात पर मिशाल बेयकीनी से अल्तमश को देखने लगी जो तने हुए जबड़ों समेत इसे देख रहा था। हेलो मिशाल, आ रहे हो ना आप लोग जल्दी? हादी ने फिर पूछा तो अल्तमश ने मिशाल के हाथ से मोबाइल लेकर कान से लगा। आ रहा हूँ मैं, ये कहकर इसने फ़ोन रख दिया और बाहर जाने लगा। हमारी नूर की शादी हो रही है, आपने हमें बताया भी नहीं। मिशाल के बेयकीन अल्फाज इसके कान में पड़े मगर वो इग्नोर करते हुए निकलने लगा। तभी मिशाल इसके सामने आकर खड़ी होगी। हमारी बहन की शादी हो रही है, आपने हमें बताया भी नहीं। अब की बार इसने गम और गुस्से की वजह से चीख कर कहा तो अल्तमश ने नागवारियत से देखा। टाइम नहीं है अभी, आकर बात करूंगा, अभी दिमाग ख़राब मत करो। अल्तमश सख्त लहजे में बोलकर निकलने लगा मगर अगले पल मिशाल ने इसका गिरेबान पकड़ लिया। आखिर समझते क्या आप खुद को, जब चाहते तकलीफ देते थे, जैसे चाह रहे वैसे रह तो रहे हैं हम, फिर भी हमें गैरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो अजियत से चीखी तो अल्तमश ने अपना गिरेबान छुड़ा के से बालों से पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचा। जो तुमने किया ना वो गैर भी नहीं करते। अपने दांत पीस कर कहा, इसने दांत पीस कर कहा तो मिशाल भपक कर रो पड़ी। अल्तमश बहन है वो हमारी। इसने अल्तमश के कंधे पर दोनों हाथ रखकर सर झुकाए भराई हुई आवाज़ में कहा तो अल्तमश ने गहरा सांस लिया। देखो मिशाल, अभी पहले बहुत देर हो चुकी है, मैं आकर बात करूंगा तुमसे, ओके? अल्तमश ने तहम्मुल से इसका चेहरा हाथों में लेकर समझाना चाहा मगर मिशाल ने इसका हाथ झटक दिया। क्या बात करेंगे? हाँ, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, अब और क्या रह गया बात करने को? और आकर क्या बात, हम भी चलेंगे आपके साथ। वो आपे से बाहर हुई थी इसकी बात सुनकर। कुछ छुपाया नहीं है, बस बताना ज़रूरी नहीं समझा मैंने, और अब अगर मेरा रास्ता रोका तो बहुत बुरा होगा, कोई ज़रूरत नहीं है चलने की। अल्तमश गुस्से में कहकर कमरे से निकला। मिशाल को इसके अल्फाज साख्त कर गए। क्या वो इतनी अर्जा हो गई थी? कुछ देर बाद वो होश में आने पर वो भागी अल्तमश के पीछे मगर तब तक वो जा चुका था। मिशाल रोते हुए वहीं लाउंज में बैठ की सबने जिस तरह से गैर समझ कर हर चीज़ से दूर कर दिया था वो टूट गई थी। क्या इतनी सज़ा कम थी कि इसके लिए इतने महीनों सपनों से दूर रह रही थी? कुछ देर बाद अचानक डोरबेल बजने पर मिशाल ने झटके से सर उठाया। वो जल्दी से उठकर भागते हुए गेट पर गई तो क्या वो वापस आया था इसे लेने? ये सोचकर इसने खुशी से दरवाज़ा खोला मगर सामने खड़े इंसान को देख के इसे और हैरत हुई। सॉरी, मैं आज ही बुक हो चुका हूँ, आप मुझे इस तरह से घूर नहीं सकती। हादी ने इसके मुसलसल देखने पर मजाकन कहा तो मिशाल होश में आई। हादी तुम क्यों आए हो? इसका दिल दुखा था अल्तमश को न देखकर, इसलिए वो हादी से तहैयर भरे लहजे में पूछने लगी। ये लो, अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? जाहिर सी बात है तुम्हें लेने ही आया हूँ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ वरना वहाँ सब बोलेंगे कि शादी से दुल्हा गायब है। हादी रसानी से बोलते हुए अंदर आउट लाउंज में रखे सोफे पर बैठ गया। पर हादी तुम जाओ, वहाँ कोई नहीं चाहेगा कि हम आए, और हमारे नहीं होने से वैसे भी कौन सा शादी रुक जानी है। इसने दुख से कहा तो हादी इसके मुरझाए चेहरे को देखकर तासुफ से सोचने लगा। कितनी ज़रूरी हुआ करती थी कभी ये लड़की हैदरविला के हर फर्द के लिए, और आज इसे अफसोस हुआ सबकी सोच पर। किसी ने भी एक दफ़ा ये नहीं सोचा कि तकदीर में जो लिखा होता है वो होकर रहता है, इंसान तो सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाता है। किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, पर जिनकी शादी है इन्हें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। वहाँ मेरी प्यारी सी दुल्हन रो रो कर अपना मेकअप ख़राब किया बैठी है कि इसकी बहन नहीं आई अभी तक। अब चलो, वरना जिस तरह से वो टिड्डी वहाँ पर रो रही है मुझे तो लगता है तुम्हारे नहीं आने पर धरना लगाएगी और वो फिर मुझ मासूम की शादी नहीं हो पाएगी आज। हादी ने जिस अंदाज में कहा बेसाख्ता मिशाल की हंसी छूटी। इतने महीनों बाद आज वो खुलकर हंसी थी। अब मुझ पर रहम करो और जल्दी से तैयार होकर आओ, देर हो रही है। हादी ने इसका खिला चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो मिशाल आहिस्ता से इस बात में सारी लाकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके सारा से मेकअप में तैयार होकर आई तो हादी इसको लेकर हैदरविला के लिए निकल गया। चाची हादी कहाँ है? अल्तमश जो हादी को कब से ढूंढ रहा था इसके न मिलने पर रेहाना बेगम से पूछने लगा। बेटा इसने कहा था किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, आता ही होगा। रेहाना बेगम ने इसे बताया तो अल्तमश हैरान हुआ। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम? मुझे तो बड़ा बोल रहा था देर हो रही है, अब खुद गायब। वो आहिस्ते से बड़बड़ाते हुए नजर दौड़ाने लगा मगर गेट पर नजर पड़ते इसके अल्फाज मुंह में रह गए। हादी मिशाल के साथ अंदर आया था, इसकी पेशानी पर बल पड़े थे मिशाल को यहाँ देखकर। हादी मुस्कुराते हुए इसके पास आया। ये ज़रूरी काम था तेरा? अल्तमश के सीरियस एक्सप्रेशन देखकर हादी ने लब दांतों को दबाकर मुस्कुराहट रोकी और इस बात में सर हिलाने लगा। जबकि आलिया बेगम के साथ साथ घर के सभी फर्द के भी तासुरात तने थे। मिशाल सबसे पहले व्हील चेयर पर बैठे जमान साहब के पास गई। इतने महीनों बाद जमान साहब की वही हालत देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। कितनी दुआएं की थी इसने, इसे लगा था वो थोड़े बहुत बेहतर हो गए होंगे। वो इनके पास घुटनों के बल बैठी रही थी कि आलिया बेगम ने व्हील चेयर वहाँ से हटा दी और इन्हें लेकर कहीं और जाने लगी। मिशाल ने शर्मिंदगी से चेहरा झुका लिया। जिस सोच की वजह से अल्तमश मिशाल को यहाँ नहीं लाना चाहता था आखिर वही हुआ। वहाँ पर सवाए हादी और नूर के किसी ने मिशाल से बात तक करना गवारा नहीं किया। अपने साथ गैरों से भी बदतर सलूक होता देख इसकी बार बार आंखें भर आ रही थी मगर अपने आंसू छुपाने वो वॉशरूम में चली जाती। रेहाना बेगम से भी इसने बहाने से कोशिश की बात करने की मगर आगे से कोई जवाब न पाकर चुप हो जाती। सबका रवैया इसके साथ ऐसा देख अल्तमश ने ठान ली कि कल वलीमे के फंक्शन में चाहे कुछ भी हो वैसे नहीं लाएगा। सुन, बारात का फंक्शन खत्म होने के बाद चंद रिश्तेदारों को छोड़कर सभी मेहमान एक एक करके चले गए। नूर को हादी के रूम में बिठा दिया कि मिशाल भी इसी के साथ थी। हादी जो अपने दोस्तों के साथ बैठा था अल्तमश के बुलाने पर इसके पास आया। जी भाई,
तेरी बीवी है ना? अल्तमश ने संजीदगी से पूछा। जी बिल्कुल, हादी ने मुस्कुराहट छिपाते हुए कहा। तो अब इसी तक रहना, आइंदा मेरी बीवी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्तमश ने इसे मिशाल को लाने पर चोट की तो हादी की मुस्कुराहट गायब हो गई। भाई अब छोड़ो ना यार, माफ़ कर दो मिशाल को, घर में सबका इसके साथ रवैया रूखा रवैया है, एटलीस्ट आप तो ऐसा ना करो। हादी ने आराम से इसे समझाना चाहा तो अल्तमश चंद पल खामोश रहा। कुछ लोगों पर ये गुजरती नहीं है, इसलिए वो कह देते हैं कि माफ़ कर दो। इन्हें नहीं पता होता कि अपनों की तकलीफ देने से दिल पर क्या गुजरती है। इसलिए तू मुझे मत सिखा कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए या नहीं। अल्तमश बोलता हुआ जमान साहब के रूम में चला गया, जबकि हादी के पास जैसे कुछ बोलने को नहीं था, इसलिए खामोश खड़ा रहा। वो रूम में दाखिल हुआ तो चकरा के रह गया। कुछ देर पहले सजा सजाया कमरा बहुत बुरी तरह बिखरा हुआ था और वो मज़े से बेड पर सो रही थी। हादी ने इसके पास जाकर कंफर्टर हटाकर इसे देखा। मेकअप से पाक चेहरा लिए वो चेंज करके बिल्कुल सारा से सूट में बेड के साइड पर कोने में होकर सो रही थी। इसने क्या क्या सोचा था आज के लिए, मगर सब ने महवे ख्वाब इसकी बीवी के दर्जे पर फायज इस लड़की ने जैसे इसके ख्वाब ही चकनाचूर कर दिए। हादी ने गुस्से से झंझोड़ डाला। नूर हड़बड़ाकर उठी, मगर सामने सख्त चेतौना से घूरते हादी को देखकर वह चिड़ी। क्या मसला है, क्यों जगाया मुझे? इसने गुस्से से पूछा तो हादी सदमे से इसे देखने लगा। क्यों जगाया? क्या मतलब? सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम क्यों सोई? ज़रा शर्म नहीं की? शौहर अभी रूम में आए, कहा तो इंतज़ार कर लूँ थोड़ा। इसने अपना दुखड़ा सुनाया तो नूर से घूर कर रह गई। हाँ नहीं है शर्म मुझ में, और अब मत उठाना मुझे। नूर कहकर वापस लेटने लगी, मगर हादी ने इसके दोनों बाजुओं को पकड़कर इसे वापस बिठाया। क्या है? अब के नूर ने झंझला कर कहा। टिड्डी तुमने मेकअप क्यों उतारा? इतनी मुश्किल से तो पार्लर वाली ने ढंग की शक्ल बनाई थी, अब मेकअप उतार दी तुमने तो रात को अगर मैं तुम्हें चुड़ैल जैसी शक्ल देखकर डर गया तो? हादी ने डरने की भरपूर एक्टिंग की, जबकि नूर इसके चुड़ैल बोलने पर तिल मिला गई। इस चुड़ैल से तुमने ही शादी की, मैंने नहीं कहा था मुझसे शादी कर लो। इसे रोना ही आ गया हादी के बोलने पर, इसलिए भराई हुई आवाज़ में बोलकर वो कंफर्टर उड़ गई। अरे टिड्डी, मैं मजाक कर रहा था। हादी से साइड में धकेल कर खुद भी बेड पर लेटते हुए कहने लगा। नूर इसके इस तरह खुद से चिपक कर लेटने पर बौखलाई वो उठने लगी कि हादी ने इसकी कमर पर बाजू आयल कट के इसे वापस अपने साथ लेटा लिया। हादी क्या कर रही हो, छोड़ो। नूर ने हड़बड़ाकर इसके सीने पर हाथ रखकर इसे दूर करना चाहा, मगर इसके नर्म वजूद से मदहोश होता है इसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगा गया। नूर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो यार, बिल्कुल छोटी सी, जस्ट लाइक लिटिल गर्ल। अल्लाह, लिटिल गर्ल कह देता हूँ नूर ने दोहरा पहना। हादी ने इसके छोटे कद पर मोहब्बत से कहा, और वो और भी सरगोशी इसके कान में आयत की से कह रहा था, मगर नूर लिटिल गर्ल लफ्ज़ पर अटक गई। इसके जहन में बेख्तियार विजदान का चेहरा है। हादी ने छुपकर नरमी से अपने लब नूर की गर्दन पर रख दी। छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे, घटिया इंसान। नूर चीखते हुए इसकी बाहों में बचाने लगी तो हादी झटके से उठता हुआ इससे दूर हुआ। नूर क्या हुआ? हादी ने फिक्रमंदी से इसका चेहरा थामना चाहा, मगर नूर ने इसका हाथ झटक दिया। क्या कहना चाह रहे थे तुम? बोलो, क्या कर रहे थे? वो गुस्से से पपड़ी थी इस पर, इसे हादी में विजदान की हवस भरी नजरें महसूस हो रही थी। नूर चुप रहो, हाथ मत लगाना मुझे। हादी ने इसके करीब आकर बोलने लगा, मगर नूर ने चीख कर इसे धक्का दिया। ओके ओके रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा, मैं ठीक हूँ, ठीक है, तुम सो जाओ। हादी ने बेड से उठते हुए आराम से कहा। रूम से निकलो फ़ौरन। नूर ने नागवारी से कहकर इसकी तरफ तकिया फेंका। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं जा रहा हूँ रूम से, तुम सो जाओ। हादी इसकी हालत को मद्देनजर रखते हल्के फुल्के लहजे में काफ़ी रूम से निकल गया। इसके जाने के बाद नूर बेड पर गिरने के अंदाज में औंधे मुँह लेटी और अपना चेहरा तकिए में छुपा कर रोने लगी। उनसे बाहर आकर वह स्विमिंग पूल की तरफ आया। हादी का गुस्सा है अपनी बेख्तियारी पर। मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? इसने बालों में हाथ फेरते हुए सुबकी से सोचा। आज वलीमा था, पर ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से वो लेट हो रहा था। इसने टाइम देखा, रात के 9:30 बज चुके थे। अल्तमश जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा। कुछ देर बाद अपना काम खत्म करके बाकी काम मैनेजर को बताकर ऑफिस से निकला। फ्लैट में पहुंचकर वह जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो मिशाल को देखकर झंझना सा गया। ब्लैक कलर की साड़ी में हल्के मेकअप, रेड लिपस्टिक लगाए, बालों को कर्ल किया, मुकम्मल तैयार खड़ी थी। चेहरे पर साफ घबराहट वाज़ेह थी, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा गई। अल्तमश चंद पल मबहूत सा इसे देखे गया। आपके कपड़े निकाल दिए हमने। मिशाल ने इसकी नज़र से पलसल होते हुए अटक कर कहा। वो डर भी रही थी अल्तमश के गुस्से पर इसके आने से पहले इसलिए तैयार होगी ताकि अल्तमश इसे साथ ले जाए। इसकी आवाज़ पर अल्तमश होश में आया, फिर मुंह पर हाथ फेरते हुए खुद को नॉर्मल किया। इतना तैयार किस खुशी में हुई हो? इसने थोड़ा सख्ती से पूछा तो मिशाल और कन्फ्यूज़ हुई। हम भी जाएंगे। मिशाल ने लहजे को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, चेंज करो फ़ौरन। इसका दो अच्छा रूप अल्तमश को बहका रहा था, इसलिए वह मुश्किल इस पर से नजर निगाह फेर कर अल्तमश ने संजीदगी से कहा, फिर वॉशरूम में चला गया। विशाल को रोना आने लगा, पर इसने ठान ली कि आज जा करेगी। तभी बेड पर बैठकर अल्तमश के तैयार होने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वो नहा कर निकलने पर एक पर भी निगाहें गलत इस पर डाले बगैर ड्रेसिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वाइट शर्ट पर ब्लैक कोट पैंट पहने बाहर निकला, फिर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगा। खुद पर परफ्यूम छिड़क कर वॉच पहनते हुए बाहर निकलने लगा तो मिशाल भी जल्दी से उठकर इसके पीछे जाने लगी। गेट पर पहुंचकर अल्तमश अचानक रुका तो बेध्यानी में चलती मिशाल इससे टकराई, फिर जल्दी संभल कर सीधी खड़ी हुई। क्या तमाशा लगा रखा है? अल्तमश ने नागवारी से इसे देखकर पूछा तो मिशाल ने बमुश्किल अपने डर को कंट्रोल किया। तमाशा हम नहीं, आप बना रहे हैं। मिशाल ने नजरें झुकाए कहा तो अल्तमश ने लब खींच ली। क्या तमाशा बना रहा हूँ मैं? इसने सख्ती से पूछा। हमें नहीं पता, बस हमें लेकर चले, हमें भी जाना है। अब की बार मिशाल ने जिद्दी लहजे में कहा और बाहर निकलने लगी तो अल्तमश ने इसे बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया।
विशाल अभी गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हारे वहाँ नहीं जाने से वैसे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ना ही जाओ तो बेहतर है। अल्तमश के अल्फाज इसके दिल में खंजर की तरह पेवस्त हुए, मगर वो जानती थी वो सच ही कह रहा था। कल सवाई नूर और हादी के किसने इससे बात की थी? हम वहाँ नूर के लिए जा रहे हैं, उसने नम आवाज़ में कहते हुए अपना हाथ अल्तमश से छुड़ाया और फिर बाहर जाने लगे। क्या मुसीबत है, कह दिया ना कि नहीं जाओगी? अल्तमश ने फिर इसके बाजू को पकड़ कर गुस्से में कहा। और हमने भी कह दिया ना कि हम जाएंगे। हम अब की बार मिशाल ने चीख कर कहा। मिशाल जो बात कहूँ समझ जाया करो, किसी वजह से ही मना कर रहा हूँ, अल्तमश ने तहम्मुल से समझाया। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें बस जाना है। अल्तमश कोई गैर नहीं है, वो बहन है हमारी, इसने फिर चिल्लाते हुए खुद सरी से कहा। तो अल्तमश का पारा चढ़ गया और मिशाल को बारू से पकड़े तकरीबन घसीट कर कमरे में ले आया। अब यहीं पर रहो, अगर अब तुम्हारे मुंह से ज़रा सी भी आवाज़ निकली तो हशर बुरा करके रख दूंगा तुम्हारा। नहीं जाओगी मतलब नहीं। इसने मिशाल का बाजू झटक कर छोड़ा, फिर आंखें दिखाते हुए इसे कहकर जाने लगा। तभी मिशाल गुस्से से इसके सामने, हम चाह कर रहेंगे आज, इसने अपने आंसू बेदर्दी से पहुंचकर सख्ती से कहा। अल्तमश ने ड्रेसिंग की तरह से छोटा चाकू निकाला, फिर अचानक इसे कमर से जकड़ कर अपने करीब किया। मैं भी देखता हूँ स्वीटी, कैसे जाती हो तुम आज, इसे तमसे उड़ाती नजरों से इसे देखते हुए कहा, जबकि मिशाल का रंग उड़ा था इसके हाथ में चाकू देखकर। अल्तमश छोड़े हमें, इसने चाकू को देखते हुए भराई आवाज़ में डरते हुए कहा। क्यों स्वीटी, अभी तो बहुत गुस्सा आ रहा था तुम्हें, बहुत जिद दिखा रही थी कि जाओगी, अब क्या हुआ? ये चेहरे पर 12 क्यों बज गए तुम्हारे? इसने चाकू मिशाल की आंखों के सामने घुमाते हुए मसनूई फिक्रमंदी से पूछा। जाएंगे तो ज़रूर हम, वो रोते हुए ज़ोर से चीखी। ओके चली जाना, पर पहले, बोलते हुए वो रुका और चाकू को इसकी पुष्ट पर ले जाकर ब्लाउज की एक डोरी बंदी डोर पर रखकर झटके से इसे काट दिया। मिशाल रोना छोड़कर बेयकीनी से इसे देखने लगी, मगर अल्तमश ने जब चाकू दूसरी डोरी पर रखा तो वो तड़प कर इससे दूर होने लगी। अल्तमश प्लीज़, इसने बिलखते हुए अल्तमश से फरियाद की, मगर दूसरी डोर को भी काटने लगा। एन वक्त पर इसकी बाहों में मचलती मिशाल ने ज़ोर से इसे धक्का दिया तो डोर को काटता चाकू इसकी पुष्ट पर लगा। मिशाल के मुंह से बेख्तियार चीख निकली, वो गिरी थी नीचे। अल्तमश जो इसके धक्का देने पर गुस्से में इसकी तरफ बढ़ने लगा, मिशाल की पुष्ट पर लगे कट के निशान पर से खून निकलता देख रुक गया। कुछ पल इसे यूं रोता देखकर अल्तमश इसे वहीं छोड़कर चला गया। वो हिचकियों से रोने लगी। पुष्ट पर होती जलन पर भी इसे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितना अल्तमश के रवैये से हुई थी। वो बेड से टेक लगाए बुलंद आवाज़ में रो रही थी, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ अपनी मनमानी करता था। हाँ रोज चुची रो दी जान नू रो बह के, मरदा भी नहीं इदा दा। सॉरी, सुबह से इसका सामना नहीं हुआ था हादी से। अभी वो दोनों हाल में स्टेज पर बैठे थे, तभी नूर ने आहिस्ता आवाज़ में इससे कहा। इसके बोलने पर हादी ने नूर को देखा। सिल्वर कलर की मैक्सी पर महारत से की कि मेकअप में बहुत हसीन लगी। सॉरी फॉर व्हाट, हादी ने इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए पूछा। वो कल रात, नूर हिचकिचाई थी, फिर चुप होगी। इसे नदामत हुई अपनी हरकत पर मुझे तो बुरा नहीं लगा, बल्कि मज़ा आया कल रात स्विमिंग एरिया की बेंच पर सोकर। हादी खुद शर्मिंदा था अपनी बेसाख्ती पर, इसलिए मजाकन कहने लगा। नूर ने अल्तमश को देखा तो नाउम्मीद से हुई, मतलब मिशाल को लेकर नहीं आया था। आज के फंक्शन बहुत मसरूफ रहा, बड़े भाई होने की वजह से इसने सभी काम अपने हाथों में लिए हुए थे। फंक्शन खत्म होने पर आलिया बेगम ने इसे बहुत रोका, मगर सभी के जाने के बाद बाकी का काम खत्म करके इसने रुकने से इनकार किया और कल आने का कहकर वहाँ से चला गया। आज भी इसकी तवक्का के मुताबिक वो चेंज करके साला से उलिया में बैठी थी, हादी का मुंह बना इसे देखकर। यार मतलब शौहर की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तुम्हारी नज़रों में, फिर चेंज कर लिया? अभी तो मैंने नज़र भर कर देखना था, इसने थोड़ा नाराज लहजा बनाकर कहा तो नूर नजरें चुरा के। अरे मजाक करो, रो मत जाना, इसने हंसते हुए जल्दी से कम वादा वो रो ही ना दे कल की तरह। हादी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कुछ देर की खामोशी के बाद नूर ने संजीदगी से कहा। हाँ बोलो। नहीं तो हाले भी ना सुन ना, हुन की ज़रूरत है, पहले नहीं सुनी सुधी हुन भी ना सुन। हादी इसके पास आकर बेड पर बैठा। नूर थोड़ा छिचकी, मगर इसके हाथ थामने पर नूर को थोड़ी ढारस मिली। हादी सब आप ही को गलत समझ रहे हैं, वो गलत नहीं है, तुम्हें तो पता है ना, आप ही शुरू से भोली है और जल्दी हर किसी की बातों में आ जाती हैं। वो बोलते बोलते रुकी। जानता हूँ, इसने नरमी से कहा। तो हादी इस तरह आप बस इसकी बातों में आ गई थी, वरना वो कभी तामी भाई पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी, सब इसी का प्लान था। नूर नाम आंखों से कहने लगी तो हादी ने इसका आंसू गिरने से पहले अपने पोरों पर चुन लिए। किसका प्लान था? इसने नूर के हाथ पर हल्का सा दबाव डालते हुए पूछा। इस वजदान का। वो अकला गई थी। चंद लम्हे चुप रहने पर हादी ने फिर पूछा। अगर तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इसके पूछने पर नूर घबराई। वो मेरे साथ। हादी ने जानने की कोशिश की, मगर नूर का कपकपाता लहजा देखकर बेख्तियारी से सीने में भेज गया। सब ठीक हो जाएगा नूर, इसकी पुछ से लाते हुए हादी ने नरम लहजे में कहा, जबकि नूर इसके सीने में मुंह छुपाए रोती। इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी मिशाल की तकलीफ। वो रात देर से घर आया। आज के फंक्शन में थोड़ा थक गया था। आते सोने का इरादा कर रहा था, मगर रूम में आकर इसने देखा वो इसी हुलिये में बेड से टेक लगाए सो रही थी। यकीनन वो रोते हुए सो गई थी। अल्तमश ने कोट उतार कर सोफे पर रखा, फिर आहिस्ता कदम उठाता हुआ इसके करीब आया और इसका मासूम चेहरा देखने लगा। सुर्ख गालों पर सूखे आंसुओं के निशान देखकर इसे दुख हुआ, पर जल्दी अपने खौल में आते हुए वो मुड़ा और साइड टेबल की दराज से ट्यूब उठाकर इसके पास है। घुटनों के बल बैठकर अल्तमश ने मिशाल की साड़ी का पल्लू इसकी पुष्ट पर से हल्का सा सिरकाया, फिर ट्यूब खोलकर इसकी पुष्ट पर लगे कट पर नरमी से लगाने लगा। जा मर जा जाके, चवल जा ना होवे दे। जहर लगता है मुझे, पहले मार दवो तो फिर बाद दे विचों आके ददी हरकत चवल जे ना होवे ते। अपनी पुष्प पर होती जलन में कच्ची नींद से इसकी आंखें खुली। विशाल ने मुड़कर ना समझी से देखा। अल्तमश को बैठा देखकर इसने झटके से टाइम देखा। रात 3 बज रहे थे। इसके हलक में आंसू का गोला अटका।
नए सिरे से सीने में दर्द हुआ। वो गुस्से में अल्तमश का हाथ झटकती हुई खड़ी हुई। आखिर कर ही ली ना अपनी। मिशाल ने तकलीफ ज़दा लहजे में कहा तो अल्तमश खड़ा हुआ। इसने गहरा सांस लेते हुए मिशाल को देखा। भूरी आंखें रो रो कर मुकम्मल सुरख हो चुकी थी। वो जानता था कि इतनी देर में इस पर क्या बीती होगी, पर क्या करता, इसे लेकर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो इसे लेकर जाता तो ज़रूर वहाँ पर कोई मिशाल को इतनी वैल्यू न देता। तो तुम तो इसकी तरफ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हो, लो ये लगा लो। अल्तमश ने इसके जख्म की तरफ इशारा करके इसे ट्यूब पकड़ाते हुए कहा। मिशाल ने इसे ट्यूब लेकर दूर फेंक दी। नहीं लगाना हमें ये, और अब क्यों इतनी परवाह करें हमारी, आप जानते हैं हमें तकलीफ होगी, पर फिर भी हमें अकेले छोड़ कर चले गए। एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी। इसने भराई हुई आवाज़ में चिल्ला कर फिर दोनों हाथों में मुँह छुपा कर रोने लगी। अल्तमश ने खुद पर उबलते गुस्से पर काबू पाते हुए वो ट्यूब उठाई। फिर आहिस्ती से मिशाल का नाजुक हाथ इसके सुर्ख होते चेहरे पर से हटाकर थामा और इसे मोड़कर ट्यूब लगाना चाहा। हमने कहा दूर रहे हमसे। मिशाल इसे धक्का देते हुए फिर चीखी। अब की बार अल्तमश का दिमाग घूम गया। इसने मिशाल की नाजुक कमर को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर इसे खुद से करीब किया। आखिर मसला क्या तुम्हारे साथ, तमीज़ से बात करो तो अकड़ दिखा रही हो, मत भूलो कुछ ही पल लगेंगे मुझे तुम्हारी अकड़ निकालने में। इसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करते हुए अल्तमश ने गुस्से में कहा, जबकि नज़र इसके सुर्ख होंठों पर थी। वो बहक रहा था इसके खूबसूरत चेहरे से। आज वो खुद को कमज़ोर होता महसूस कर रहा था इस नाजुक हसीना के सामने। और कर भी क्या सकते हैं आप, मारेंगे मारिए, कह तो पहले कर रखा है आपने हमें यहाँ, अब पल पल तड़पाने से बेहतर एक ही दफ़ा मार डाले हमें। इसकी काफ़ी से भी ज़्यादा सख्त होती गिरफ्त में मचलते हुए मिशाल ने हसियानी अंदाज में चिल्ला कर कहा। अंदाज में सरकशी थी, जबकि इसका मासूम चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो इसकी बेरुखी, थक चुकी थी वो अब। सोच रहा हूँ आज तुम्हारी ये जिद और अकड़ निकाल ही दूँ, तब शायद थोड़ा सुधर जाओ तुम। तू भी सुधर जा थोड़ा जा। इसके लहजे पर नागवारी जाहिर करते हुए अल्तमश ने कहा और इसके नाजुक वजूद को गोद में उठाकर बेड पर पटका। फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। मिशाल की रूह फना होने लगी इसकी बात पर। वो फटी फटी आंखों से अल्तमश को अपनी तरफ बढ़ता देख रही थी। नहीं अल्तमश, ये आप क्या, टक्कर टक्कर कहते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। मिशाल आहिस्ता आहिस्ता पीछे से रखने लगे। अल्तमश के चेहरे पर खतरनाक तासुरात देख इसका खूबसूरत चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया। बहुत हो गए तुम्हारे नखरे, तरीके से बात करो तो थक्के देने लगी हो, समझ के रखा तुम मुझे। इस पर झुकते हुए अल्तमश ने पेशानी पर लातेदार शिकने लिए कहा तो विशाल का चेहरा और जरद पड़ गया। सॉरी अल्तमश, प्लीज़ सॉरी। वो अकलाते हुए कहकर इसके सीने पर हाथ रखकर इसे दूर करने लगी, मगर अगले पल मिशाल बिदक कर दूर हुई। अल्तमश ने अपनी शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे। मिशाल इसके चौड़े सीने को देखकर शर्म से निगाह फेर की। वो गायब हो जाना चाहती थी इसके सामने से, इसलिए उठकर बराबर से निकलने लगी, पर अल्तमश ने इसके दोनों हाथों को उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर इसे वापस बेड पर लेटा दिया और झुककर इसके आंसुओं से भीगे गाल पर अपने लब रख दिए। मिशाल तड़प कर रोने लगी। इसकी हर पल मजबूत होती गिरफ्त से निकलना इसके लिए नामुमकिन था, इसीलिए वो हिचकियों से रोने लगी, जबकि वो इसके रोने को नज़रअंदाज करता इसके गर्दन से नीचे उभरती ब्यूटी बोन को चूमने लगा। बेगैरत। अल्तमश प्लीज़ नहीं करे प्लीज। मिशाल को इसका हर लम्स तड़पा रहा था। तभी वो चीखने लगी, मगर इसके बाकी के लफ्ज़ों को अल्तमश ने इस पर झुकते हुए मुंह में बंद कर दिया। कुछ देर बाद इसने अल्तमश के लबों को आज़ाद किया तो वो अपनी सांस बहाल करने मिशाल के लबों को आज़ाद किया तो वो अपनी सांस बहाल करने लगी। इसका दम घुटने लगा था लेकिन वो बेनियाज से इसको अपनी बाहों में लेकर अपनी थकन इस पर उतार रहा था। जबकि मिशाल कुछ ही देर में निठाल सी होगी। जब इसका सांस उखड़ने लगा तो मुश्किल इसकी गिरफ्त से अपना आप छुड़ाकर वो उठी और गेट की तरफ भागने लगी। अल्तमश अपनी शर्ट उतारते हुए इसके पीछे गया। उसके नॉब घुमाने से पहले इसने मिशाल को पीछे से अपने मजबूत बाजू में उठा लिया। अल्तमश नहीं, हमारा दम घुट। वो इसके बाजू में निठाल लहजे में बोलने लगी। अल्फाज इसके मुँह से अदा नहीं हो पाए थे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अल्तमश ने इसे वापस बेड पर लाकर लेटाया तो मिशाल ने खुली आंखों से इसे फिर से खुद पर झुकते देख कमज़ोर सी कोशिश के तहत इसके कंधे पर अपना नाजुक हाथ रखकर दूर करने लगी। इसमें और हिम्मत नहीं रही थी इसे दूर करने की। अल्तमश ने कंधे पर से इसका हाथ हटाकर इसकी मखरूती उंगलियों को चूम लिया। फिर इसके हाथ को बेड से लगाकर इसकी साड़ी का पल्लू हटाया तो मिशाल लाचारी से गर्दन मोड़कर सख्ती से आंखें मीच गई। वो टूटना नहीं चाहती थी, मगर आज अल्तमश के अमल पर वो खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही थी। इसकी कोई मज़ाहमत काम नहीं है। वो बेखुदी में इस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। अल्तमश की हद से ज़्यादा बढ़ती शिद्दतों को बर्दाश्त करते करते आखिरकार मिशाल होशो हवास से बेगाना हो गई। अम्मी, वलीमे के दूसरे दिन नाश्ते के दौरान नूर ने नेहाना बेगम। हाँ बोलो बेटा, इन्होंने नरमी से बोला। अम्मी, वो आज मैं हादी के साथ आप ही से मिलने चली जाऊँ? नूर ने हिचकिचाते हुए रेहाना बेगम से पूछा, पर नज़र इसकी आलिया बेगम के चेहरे पर थी, जिनके तासुरात नूर के पूछने पर तन गए थे। कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं और चली जाओ बाहर घूमने हादी के साथ, पर वहाँ नहीं। रेहाना बेगम से पहले बीजान ने ठंडे लहजे में नूर से कहा। पर बीजान, नूर बहस मत करो। इसके फिर बोलने पर रेहाना बेगम ने इसे सख्ती से टोका तो वो खामोश हो गए। इसका पूछा चेहरा देख हादी ने गहरा सांस लिया। नूर, बीजान सही कह रही है, चलो ना आज शाम कहीं बाहर चलते, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, तुम रेडी रहना। इसने आसानी से कहा तो नूर एक नज़र से देखकर खामोशी से नाश्ता करने लगी। मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। रूम में हादी अपना लैपटॉप लेने आया तो इसे अपने पीछे से नूर की नाराज़ आवाज़ आई। मिशाल से मिलने भी नहीं जाओगी? इसने लैपटॉप उठाते हुए पूछा तो नूर हैरत से इसे देखने लगी। क्या मतलब, तुम आप ही के पास लेकर जाओगे मुझे? इसने खुशगवार हैरत से पूछा। पल में इसका मुरझाया हुआ चेहरा खिला था। तुम्हें लेकर नहीं जाऊँगा तो क्योंकि तुमने तो अभी मना किया ना, हादी मुस्कुराते हुए बोलकर जाने का। नहीं नहीं, मैंने कब मना किया?
नूर ने बौखलाकर इसे रोका। झूठी, अभी तो कहा था तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना। अरे वो तो इसलिए मना करी थी कि आप ही के घर जाना था मुझे, नूर ने इसे समझाना चाहा। चलो मान लेते तुम्हारी बात, बट एक शर्त पर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा मिशाल से मनवाने। अचानक हादी ने शरारत से कहा तो नूर का मुंह बना। कैसी शर्त? इसने रूखे लहजे में पूछा तो हादी ने गाल पर उंगली रखी। इसका इशारा समझकर नूर बौखलाई। जी नहीं, इसने तप कर हादी को घूरा। ओके, फिर मैं अकेले चला जाऊंगा। वो कंधे उचकाकर जाने लगा। क्या है? नूर हाजी हुई तो हादी ने रुक कर इसे देखा। सोच लो, सिर्फ एक किस, वरना। हादी ने फिर गाल पर उंगली रखी। आंखें बंद करो अपनी। इसके झिड़कने पर हादी ने मुस्कुराहट छुपाते हुए जल्दी से आंखें बंद की तो नूर घबराते हुए इसके करीब आई। फिर हिम्मत करके थोड़ा ऊंचा हुई और अपनी आंख बंद करके इसके गाल पर अपने लब रखने लगी थी कि मगर हादी ने आंख खोलकर अपना चेहरा थोड़ा पीछे किया। इसने नूर को देखा जो आंखें बंद किए खड़ी थी। चेहरे पर घबराहट साफ रकम थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट फैली। वो नूर की पेशानी पर अपने लब रख कर हटा तो नूर झटके से आंख खोलते हुए पीछे हुई। इसने अपना सुर्ख चेहरा उठाकर हादी को देखा जो मुस्कुराकर इसे देखता हुआ बाहर चला गया। नूर ने अपनी पेशानी पर हाथ रखा जहाँ भी इसके नरम लमस महसूस हो रहा था। बेसाख्ते इसके लब मुस्कुराए थे। तेज़ रोशनी की किरण चेहरे पर मुसलसल पड़ने से इसने अपनी सूजी हुई आंखें बमुश्किल खोली। चल पर वो यूं ही बेड पर बैठी छत को घूरती रही। दिमाग सुन्न हो रहा था। कुछ हिम्मत करके वो उठने की कोशिश करने लगी। अभी वो खड़ी हुई थी कि फिर चकरा कर गिरी। रात को लगातार रोने की वजह से अब इसका सर दर्द से फट रहा था। साइड टेबल का सहारा लेते वो उठी। वॉशरूम में जाते हुए इसकी नज़र ड्रेसिंग के शीशे पर पड़ी तो वो चौंक कर रह गई। बिखरे बाल, मलका सा हुलिया और दाएं गाल के नीचे जॉ लाइन पर दांत के निशान। कल रात का मंजर किसी फिल्म की तरह मिशाल के दिमाग में घूमा। बेख्तियार इसकी आंखें भर आई। किस कदर बेबस हो गई थी वो। क्यों वो सिर्फ अपनी करता था? क्यों इसे तकलीफ देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता? आंसू हलक में उतारते वॉशरूम में चली गई। वो सुबह जल्दी ऑफिस आ गया था। सारा टाइम काम करते हुए इसका दिमाग मिशाल की तरह लगा हुआ था। कितना कंट्रोल करके रखा था इसने 6 महीने से खुद को। पर कल मिशाल का बार बार इसके सामने आना अल्तमिश के हवास मुअत्तल करके इसे होश ही नहीं था वो क्या कर रहा है। जहन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात थी कि सामने खड़ी लड़की इसकी मोहब्बत ही। पर मोहब्बत कैसी होती है? अगर वो इसे मोहब्बत करता था तो फिर क्यों इसे तकलीफ देता था? पर मिशाल ने कौन सा इसके साथ अच्छा किया था? इसे गुस्सा है अपनी कल की हरकत पर। मिशाल का आंसू से भीगा चेहरा आंखों के सामने घूमा तो अंदर कहीं शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी इसे। पर जैसे इसका क्या याद आता अल्तमश के जबड़े तक भेजे। कोशिश के बावजूद अपनी बेइज्जती नहीं भुला पा रहा था। जा मर जाके नहीं भुला पा रहा तू। और फिर ए ना कि मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत लानतिया। शाम को ऑफिस से निकलने से पहले हादी ने इसे अपने नूर के आने का बताया। इनके आने से पहले वो फ्लैट में पहुंचकर थोड़ा आराम करना चाहता था। पानी दो। इसके रूम में एंटर होते मिशाल कतरा कर बाहर निकलने की तो अल्तमश ने इसे कहा। कुछ देर बाद बेड पर आंखें मूंदे लेटा था कि मिशाल पानी लेकर आई। अल्तमश उठकर इसका चेहरा देखने लगा जो बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। वो नोट कर रहा था जब से मिशाल इसे नजरें नहीं मिला रही थी। इसने ग्लास लेने के बहाने इसका हाथ पकड़ा पर ठिठक कर रुका। मिशाल का हाथ बिल्कुल दहकते अंगारे की तरह गर्म हो रहा था। अल्तमश ने ग्लास लेकर साइड टेबल पर रखा। वो मुड़ी रही थी कि इसने मिशाल का हाथ थाम कर इसे अपने बराबर में बिठाया। इसकी हरकत पर मिशाल की फिर जान निकली। कल के बाद इसे और वहशत होने लगी थी अल्तमश से। अल्तमश मुसलसल इसे देखा था जो सर झुकाए बेड पर पता नहीं क्या घूरी थी। इसने मिशाल की थोड़ी को नरमी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। वो नजर झुकाए सांस रोके बैठी थी। इधर देखो, देख जेन्ना लानतियल। अल्तमश की आवाज़ पर मिशाल ने बमुश्किल लंबी पलकों को उठा के इसे देखा। इसकी हद से ज़्यादा सुर्ख नशीली आंखें देखकर अल्तमश का दिल जोर से धड़का। आज इतने महीनों बाद इसे एहसास हुआ कि इसके सीने में दिल है। मिशाल खौफ से खुद से बिल्कुल नज़दीक इसका चेहरा देख रही थी। बेसाख्ता इस पर झुकते हुए अल्तमश ने इसकी दोनों सूजी हुई आंखें चूम ली। लानती। इसे लगा सारी थकन एक ही दफ़ा में उतर गई थी इसकी, जबकि मिशाल ने बमुश्किल अपनी सिसकी रोकी। बगैरत। बुखार है तुम्हें? अल्तमश ने इसके दहकते गाल को अपने हाथ की पुश्त से सहलाते हुए गंभीर लहजे में कहा तो मिशाल आंखें बंद किए नफ़ी में सर हिलाने लगी। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। इसकी मुस्कुराती आवाज़ पर मिशाल ने बेयकीनी से आंखें खोली मगर अल्तमश के चेहरे पर सरताज इसकी खुशफहमी पल में हवा कर गई। वो वापस चेहरा झुका के तो अल्तमश उठा। थोड़ी देर बाद वो हाथ में टैबलेट लिए आया और इसके सामने बैठ कर टैबलेट इसके हाथ में रखी। लानती बेगैरत। खाओ। इसने हुक्मिया लहजे पर मिशाल खामोशी से टैबलेट को देखेगी। अल्तमश के दोबारा बोलने पर जब यही खामोश थी तो अल्तमश ने ज़बरदस्ती इसका मुंह खोलकर टैबलेट मिशाल के मुंह में डाली। इससे पहले वापस निकालती अल्तमश ने पानी का ग्लास इसके मुंह पर लगा दिया। मिशाल की सितवान आंख अपनी दोनों उंगलियों से बंद कर दी। मजबूरन इसके टैबलेट खोलने पर अल्तमश ने ग्लास इसके मुंह से हटाया तो मिशाल जोरों से खांसने लगी। खांसते हुए इसकी हालत पूरी होगी तो अल्तमश इसे खुद से लगाए मिशाल की पुश्त से हिलाने लगा। वो गहरे सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी मगर हवास बहाल होने पर जब खुद को अल्तमश कितना करीब पाया तो बौखला कर इससे दूर हुई। वो हैरत से अल्तमश को देखने लगी जिसके तासुरात बिल्कुल संजीदा थे। अगले पल वो रूम से भागी थी। इसकी इस हरकत पर अल्तमश के लब पर एक नामालूम सी मुस्कुराहट ने हाथ किया। जा मर जा जाके, जहर लगता मुझे ये बंदा। जी तो गाइस यहाँ पे हमारी एपिसोड के अख्ताम को पहुंची। कैसी लगी आपको? राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। जल्दी से कमेंट सेशन पढ़ते थोड़े ही हैं इसीलिए मैंने ये वाला सीन भी पढ़ लिया। जल्दी चले, टाइम कम है। अली ईसा जी, वालेकुम अस्सलाम। स्टोरी गोइंग वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट एपिसोड। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। गेट वेल सून। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बिया ज़बरदस्त। थैंक यू। मानो डॉल, नाइस यार इन योर वॉइस एंड पढ़ने का अंदाज अमेजिंग एंड वाओ। अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच आप इतना पसंद करने के लिए। सायरा रियाज, अच्छा नावल है। गलतफहमी की बिना पर कैसे रिश्ते बिखर गए हैं। अल्लाह हिदायत दे। आमीन जी। वर्दा, वालेकुम अस्सलाम। अरीज शहराए मोहब्बत बाय अनुशी अहमद, प्लीज़ रीड करें। यार ये है FP राइटर का तो परमिशन अगर मिली तो ज़रूर। सुमेरा इरशाद,
वेरी नाइस एपी, थैंक यू। हुदा शफीक ज़बरदस्त, अब नावल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, थैंक यू। मुस्तफ़ हसन स्टोरी अच्छी है, बस अब नेक्स्ट का वेट है, नेक्स्ट बस थोड़ी देर में आती है। मुस्तफ़ हसन अल्लाह आपको हिम्मत दे, आजकल सबके गले ख़राब हो रहे हैं बहुत। आमीन, बहुत ज़्यादा गले ख़राब हो रहे हैं। और अभी भी मेरा मतलब सारे दिन में तबीयत थोड़ी बेहतर होती है ना, लेकिन अभी मुसलसल घंटा बोलने की वजह से ना फिर गले में इतनी दर्द हो जाती है। अभी मेरे पास इतनी मेडिसिन पड़ी हुई है, आज मैंने मेडिसिन भी नहीं खाई अभी, बल्कि मैंने नमाज़ भी पढ़नी है। आज मुझे थोड़ी सी जगह मिली, टाइम लगा, मैंने कहा पहले जाकर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, दैन उसके बाद कुछ करते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पे कमेंट सेशन भी इख्तिताम को पहुँचा। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। क्या होगा आगे? तो अल्तमश क्या ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेरा ख्याल है 2 मज़ीद एपिसोड रह गई हैं, तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़। हो जा बंद।